हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और मैथ फाउंडेशन का यह आपका 89वां क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज टॉपिक को समाप्त किया था, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब हम लोग चलेंगे नए टॉपिक की ओर। और जो नया टॉपिक है वह है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो आइए इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद कुल मिला के ना हम लोग यहाँ पे 8 टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उन टर्म को देखते हैं जो इस टॉपिक के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, पहला टर्म है आपका कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्ट में हम लोग सीपी से दर्शाएंगे और इसका हिंदी होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है किसी भी वस्तु को हम लोग जितना में खरीदते हैं वह क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि इस मार्कर को हमने 100 रुपये में खरीद के लाया, तो इस मार्कर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये। जितना कीमत में किसी वस्तु को खरीदेंगे वह क्रय मूल्य कहलाएगा। शॉर्ट में इसको हम लोग सीपी से दर्शाएंगे। अगला टर्म है आपका सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में हम लोग एसपी से दर्शाएंगे और इसका हिंदी क्या होता है? विक्रय मूल्य। किसी भी वस्तु को जितना में हम लोग बेचेंगे वही आपका कहलाता है विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए कि इस मार्कर को हमने 150 रुपये में बेच दिया, तो 150 रुपये इस मार्कर का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। जितना में खरीदेंगे वह क्रय मूल्य होगा, जितना में बेचेंगे वह विक्रय मूल्य हो जाएगा। आगे देखिए, अगला दो टर्म है प्रॉफिट और लॉस, यानी कि लाभ और हानि, है ना। किसी भी वस्तु को बेचने पर कहने का मतलब यह है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है ना, बेसिकली वही आपका प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम कम में खरीदे हैं और ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन मान लीजिए कि उसी वस्तु को हमने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तो उस केस में हमें क्या होगा? उस केस में हमें हानि होगी, लॉस होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को हमने 500 रुपये में खरीदा और अगर हम इस वस्तु को 600 रुपये में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, क्योंकि हमने 500 में खरीदा था, 100 रुपये ज़्यादा में बेचा तो हमें 100 रुपये का लाभ होगा। देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना का आ गया? 100 रुपये का आ गया। और अगर मान लीजिए कि हमने उसी वस्तु को 500 रुपये में तो खरीदा, बट उसको हमने 400 रुपये में ही बेच लिया, जितना में हमने खरीदा था उससे 100 रुपये कम में ही बेच लिया, तो इस केस में हमें क्या होगा? हानि होगा, यानी कि लॉस होगा। तो बेसिकली क्या होता है, इस दोनों का जो डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। अगला टर्म है आपका एमआरपी। इसको बोलते हैं हम लोग मार्क्ड प्राइस या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका हिंदी होता है अंकित मूल्य, छपा मूल्य, सूची मूल्य। किसी भी वस्तु के ऊपर जो कीमत छपा हुआ रहता है, आप कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है जिसके ऊपर कीमत लिखा रहता है ना, जिसका जहाँ पे एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह लिखा होता है, तो वहाँ पे एमआरपी लिखा होता है। तो किसी वस्तु के ऊपर जो कीमत छपा होता है उसी को हम लोग अंकित मूल्य भी बोलते हैं, छपा मूल्य भी बोलते हैं, सूची मूल्य भी बोलते हैं। और जब भी कोई दुकानदार डिस्काउंट करेगा, छूट देगा, तो वह आपका एमआरपी पर ही करेगा, यानी जो वस्तु के ऊपर कीमत छपा होगा उसी के ऊपर दुकानदार डिस्काउंट करेगा। यही वजह है कि बोला जाता है कि आप एमआरपी पे तोल मोल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दुकानदार जो है वस्तु को जितना में खरीद के लाया होगा, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, उस पर कभी डिस्काउंट नहीं करेगा। वह जब भी डिस्काउंट करेगा तो किस कीमत पे डिस्काउंट करेगा? एमआरपी पे करेगा। तो इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज डिस्काउंट टॉपिक के अंदर करेंगे, जो इसके जस्ट बाद देखेंगे, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर भी, इस टॉपिक के अंदर भी इसका उपयोग है। ओके, तो यह सब कुछ टर्म था जो हम लोग इस टॉपिक के अंदर यूज करने वाले थे। सबसे पहले हमने आपको उन चीज़ों के बारे में बताया। अब आइए बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, हाँ जी, बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, पहला जो है एकदम क्वेश्चन के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु को ना हमने 500 रुपये में खरीदा, ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकता है, साइकिल हो सकता है ना, गाड़ी हो सकता है, बाइक हो सकता है, टीवी हो सकता है, कोई भी वस्तु है, हमने 500 रुपये में खरीदा और उसी वस्तु को हमने बाजार में ले जा करके 600 रुपये में बेच लिया। हमने वस्तु को खरीदा था 500 रुपये में और हमने इस सामान को बेच लिया कितना में? 600 रुपये में। अब आप देख करके बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, बहुत ही आराम से बता सकते हैं कि इस सौदे में लाभ होना है, क्योंकि हमने जितना में खरीदा है उससे ज़्यादा में बेचा, लाभ होना है। अब आप बताओ जरा सा देख करके कि लाभ कितना का होगा, तो आप बोलोगे कि सर 500 रुपये में आपने खरीदा, 600 रुपये में बेच दिया, तो 100 रुपये का लाभ होगा।
लाभ कैसे निकाले, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके आपने निकाल लिया, है ना। तो इतना डाटा, इतना कैलकुलेशन तो आप मन ही मन कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। आप चाहे तो लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है, बट आप सोच भी सकते हैं कि हमने 500 रुपये में खरीदा, 600 रुपये में बेच दिया तो 100 रुपये का लाभ होगा। अब एग्जाम में क्या है ना कि सीधे लाभ नहीं पूछता है, सीधे लाभ बहुत कम पूछा जाता है। जनरली क्या पूछा जाता है, प्रतिशत लाभ पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो पहला टर्म हम लोग सीखने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर वह यही है, प्रतिशत लाभ निकालना, और बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रतिशत लाभ जब भी निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। तो जो भी लाभ की राशि होगा उसको ऊपर लिखना है, और लाभ और हानि दोनों कैलकुलेट होता है आपका क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ और कम में बेचेंगे तो हानि, तो बेस तो आपका क्रय मूल्य ही हो गया। तो लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य के यानी कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है। इसलिए जब भी प्रतिशत लाभ निकालना होगा तो आप लिखिएगा लाभ बट्टा कॉस्ट प्राइस, है ना। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए गुना करेंगे कितना से, 100 से गुना करेंगे, और जब 100 से गुना कर दिए हैं तो इसके साथ प्रतिशत लगा दीजिए। यह आपका प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हो गया जो जनरली आपको याद रखना है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बट्टा कॉस्ट प्राइस, है ना। बट्टा में हमेशा ध्यान रखिएगा कॉस्ट प्राइस ही लिखना है, किसी भी केस में आपको कॉस्ट प्राइस ही लिखना है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हमें हानि निकालना होगा, है ना, प्रतिशत हानि निकालना होगा। हानि तो हो गया सौदे में, ठीक है भाई, किसी सौदे में हमें हानि हो गया। अब हानि नहीं बताना है, क्या बताना है आपको, प्रतिशत हानि की, कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो प्रतिशत हानि के लिए हम क्या करेंगे, हानि को लिखेंगे ऊपर, जितने भी रुपए की हानि होगी उसको ऊपर लिखेंगे, और बट्टा में यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ भी बट्टा में आपका कॉस्ट प्राइस ही आएगा, क्योंकि लाभ हो या हानि दोनों क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट होता है। अब प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, और जब 100 से गुना कर लिए तो इसके साथ प्रतिशत हम लगा देंगे। तो देखिए दो चीज आप यहाँ पे सीखे हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बट्टा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य गुना 100, और प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, हानि बट्टा कॉस्ट प्राइस गुना 100। अब आइए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इस सौदे में क्या हुआ होगा इस बार। तो देखिए हमने 500 में खरीदा, 600 रुपये में बेच लिया, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अब आपको बताना है कि भाई कितने प्रतिशत का लाभ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्रतिशत लाभ निकालने में। देखिए कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 500 में खरीदे 600 में बेच लिए तो 100 रुपये का लाभ होगा, तो 100 ऊपर लिखिए। बट्टा में क्या लिखिएगा, बट्टा में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 500, तो बट्टा में आपका आएगा 500, और गुना करेंगे हम लोग 100 से ताकि हमें वैल्यू प्रतिशत में मिल जाए। ओके, बस इतना सा कैलकुलेशन करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 20 होगा, यानी 20% का लाभ इस सौदे में व्यक्ति को हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ निकालना हो या फिर प्रतिशत हानि निकालना हो, दोनों ही केस में आपको बिल्कुल भी दिक्कत होने वाला नहीं है। लाभ के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, और हानि के लिए क्या यूज करेंगे, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। तो अभी केवल हम लोग इतना ही चीज सीखे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो अगला टर्म हम लोग सीखेंगे वो यह होगा कि मान लीजिए कि क्रय मूल्य दे और उसके साथ प्रतिशत लाभ या हानि दे तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, या फिर विक्रय मूल्य दे और उसके साथ प्रतिशत लाभ हानि दे तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, आज ही देखेंगे, है ना। अगला जो टर्म हम लोग सीखेंगे वो वही होगा, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इन चीज़ों का। तो आइए टाइप 1 को हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। टाइप 1 का देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला क्या गया है कि राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने के दर से खरीदा। राहुल 10 खिलौना खरीदा है 25 रुपये प्रति खिलौना के दर से, तो खिलौना का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। यही तो होगा, खिलौना का जो क्रय मूल्य होगा उसको हम लोग सीपी से दर्शाएंगे, कॉस्ट प्राइस है ना। देख लीजिए एक बार फिर से क्या बोला है, कितना खिलौना खरीदा है, 10 खिलौना, और कैसे खरीदा है, 25 रुपये प्रति खिलौना के दर से। तो 25 रुपये प्रति खिलौना के हिसाब से 10 खिलौना का कीमत हो जाएगा 250 रुपये, मतलब 250 रुपये में 10 खिलौना खरीदा होगा। और आगे 30 रुपये प्रति खिलौना के दर से बेच दिया, तो बेचा कितना खिलौना होगा, जब खरीदा है 10 खिलौना तो 10 खिलौना बेचा भी होगा। तो 30 रुपये प्रति खिलौना के हिसाब से 10 खिलौना का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 गुने 10 यानी कि 300 रुपये। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपने क्रय मूल्य भी निकाल लिया और विक्रय मूल्य भी निकाल लिया। इस पूरे सौदे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 रुपये, और पूरे सौदे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 300 रुपये। अब यहाँ से भी आप प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं।
अच्छा देखिए, प्रतिशत लाभ आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिएगा जरा सा, बोला है कि 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने के दर से खरीदा, मतलब एक खिलौने का कीमत बताइए कितना, 25 रुपये, और 30 रुपये प्रति खिलौने के दर से बेच दिया, तो एक खिलौने का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपये। तो दोनों ही केस से आप प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य पता है उतने ही वस्तु का अगर हमें विक्रय मूल्य पता होगा तो हम प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं, प्रतिशत हानि भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक खिलौना का क्रय मूल्य और एक खिलौना का विक्रय मूल्य पता है, तो यहाँ से भी प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 खिलौना का क्रय मूल्य और 10 खिलौना का विक्रय मूल्य पता है, तो यहाँ से भी प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। निकाल के देखिए, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, लाभ तो 250 में खरीदा 300 में बेच लिया तो 50 रुपए का लाभ होगा, बट्टा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 250, यही तो होगा है ना। लाभ बट्टा क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, और गुना करेंगे 100 से ताकि मान हमारा प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाए। सोल्व करिए, 50 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 से काटिएगा 20 हो जाएगा, मतलब इस सौदे में 20% का लाभ हो जाएगा। देख लीजिए कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ होगा। राहुल को इस सौदे में 20% का लाभ होगा। अब यहां से भी चेक कर लेते हैं। देखिए 25 में खरीदा और 30 में बेच लिया, एक खिलौना को 25 में खरीदा 30 में बेच लिया, तो लाभ कितना का, 5 का, बट्टा में कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 25, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे हम 100 से। सोल्व करिए जरा सा, 25 चौके 100, 5 चौके 20, यानी यहाँ भी कितना प्रतिशत का लाभ आया, 20% का लाभ आया। तो यह आपके ऊपर है कि आप एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य लेते हैं, या फिर 10 वस्तु का क्रय मूल्य और 10 वस्तु का विक्रय मूल्य लेते हैं, दोनों जगह से प्रतिशत लाभ आपका उतना ही आएगा। तो एक चीज का ध्यान रहे कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य हमें पता है उतने ही वस्तु का विक्रय मूल्य पता होगा, तभी हम लोग प्रतिशत लाभ हानि निकाल सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो पहला चीज आप सीखे थे प्रतिशत लाभ हानि कैसे निकालना है, उसके ऊपर पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोला है कि 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए, तो 100 संतरा का क्रय मूल्य बताइए कितना होगा, 350 रुपए। और यह ध्यान रहे कि यह जो 350 रुपए है ना, वह एक संतरा का क्रय मूल्य नहीं है, 100 संतरा का क्रय मूल्य है। तो अगर 100 संतरा का क्रय मूल्य पता है तो 100 संतरा का विक्रय मूल्य भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं निकालेंगे। अब आगे क्या बोला है कि 100 रुपए में 100 संतरा 350 रुपए में खरीदा, यानी 100 संतरा का क्रय मूल्य 350 रुपए, और बेचा है 48 रुपया प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन को 48 रुपया में के हिसाब से बेचा है, 48 रुपये प्रति दर्जन। दर्जन का मतलब क्या होता है, 12, तो 48 रुपए में 12 पीस, यानी एक पीस को कितना में बेचा है, 4 रुपया। तो 48 रुपये प्रति दर्जन का मतलब है 4 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेचा, और संतरा कितना है 100, तो 4 रुपये प्रति पीस के हिसाब से 100 संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 400 रुपये हो जाएगा। देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 100 संतरा 350 रुपये में खरीदा, तो 350 रुपये 100 संतरा का क्रय मूल्य है। अब बेचा कैसे है, 48 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन को 48 रुपये के हिसाब से, तो एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 12 पीस 48 में, यानी एक पीस 4, तो 4 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेचा। तो 4 रुपये प्रति पीस के हिसाब से 100 संतरा का विक्रय मूल्य 400, क्योंकि 100 संतरा का क्रय मूल्य पता था इसलिए 100 संतरा का विक्रय मूल्य निकाल लिए। अब यहाँ से आप देख के बताइए कि सौदे में क्या होना है, प्रॉफिट की लॉस होना है, तो निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा, क्योंकि 350 में खरीदा 400 में बेच रहा है। तो हमें क्या बताना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रतिशत प्रॉफिट, यानी कि लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ बताना था, और हानि होता तो प्रतिशत हानि। अब कितने प्रतिशत का हानि, तो लाभ, तो लाभ बताओ कितने का हुआ, 50 का। 350 में खरीदा 400 में बेच लिया, 50 का लाभ। बट्टा में कॉस्ट प्राइस, कभी गलती से भी बट्टा में विक्रय मूल्य मत देना आप, 350, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम, गुना करेंगे 100 से। बस क्वेश्चन आपका हो चुका है सोल्व। 5 से काटिए, 5 सते 35, 100 बट्टा 7, 14.2 बट्टा 7, पूर्णांक के फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या होगा, 14.2 बट्टा 7। तो 14.2 बट्टा 7 प्रतिशत का लाभ हो जाएगा इस सौदे में। ओके, चलिए तो 2 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, और दोनों क्वेश्चन क्या था, जिसमें हमें बताना था प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि भी बताना होगा, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, हानि बट्टा कॉस्ट प्राइस गुणे 100। जैसे आप प्रतिशत लाभ निकाले हैं वैसे ही प्रतिशत हानि निकालेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 3, यहाँ भी हमें बताना है प्रतिशत लाभ। ठीक है, यहाँ भी हमें क्या बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है।
बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन के बनाने के ट्रिक को भी देखेंगे, लेकिन पहले बेसिक से। बोला क्या गया है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदा गया। देखिए 5 रुपए में ना कितना वस्तु खरीदा गया है, 5 रुपए में 6 के हिसाब से, 5 रुपए में 6 वस्तु के हिसाब से खरीदा गया। बहुत ही ध्यान से पहले आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। खरीदा गया है और फिर 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया गया, और फिर 6 रुपए में ना, है ना, फिर क्या किया गया है, या 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया गया। पहले क्या किया है, 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदा गया और फिर 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से बेच दिया गया। हमने बस क्वेश्चन लिखा है। देखिए क्या बोला था, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा गया, तो खरीदा गया मतलब कि यह कॉस्ट प्राइस है, और 6 रुपए में 5 वस्तु बेच दिया गया मतलब कि यह सेलिंग प्राइस है। यह आपका कॉस्ट प्राइस, यह आपका सेलिंग प्राइस। बट ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि यह 5 रुपए जो क्रयमूल्य है वह कितने वस्तु का है, 6 वस्तु का, और यह जो 6 रुपए विक्रयमूल्य है वह कितने वस्तु का है, 5 वस्तु का। तो हमारे पास देखिए 6 वस्तु का क्रयमूल्य है, 6 वस्तु का क्रयमूल्य है, 5 वस्तु का विक्रयमूल्य है। तो यहाँ से हम लोग प्रतिशत लाभ हानि निकाल सकते हैं। प्रतिशत लाभ हानि निकालने के लिए हमने आपसे क्या कहा कि जितने वस्तु का क्रयमूल्य हमें पता है उतने ही वस्तु का विक्रयमूल्य पता होगा ना, तो हम लोग प्रतिशत लाभ या हानि निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत लाभ हानि निकालने के लिए वस्तुओं की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। तो आप वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लीजिए। यहाँ 6 वस्तु है, यहाँ 5 वस्तु है। 6 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या है ना, ऐसी संख्या जो 6 और 5 दोनों के गुना में आ जाए, तो 30। तो इस दोनों जगह वस्तु के संख्या को 30 बनाइए। तो इस वाले में देखिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से, और इस वाले में आप 6 से गुना करिएगा। दोनों जगह वस्तु का संख्या बराबर हो गया। इस तरफ मत देखिए, सिर्फ इसको देखिए, दोनों जगह वस्तु का संख्या क्या हो गया, बराबर। 6 और 5 30 पे जाके बराबर होगा। तो दोनों जगह वस्तु की संख्या को 30 करिए, तो इस वाले में 5 से गुना, इस वाले में 6 से गुना। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा था, तो इसका 5 गुना वस्तु अगर हमें चाहिए तो इसका 5 गुना कीमत भी तो हमें देना पड़ेगा। अरे 5 रुपए में 6 वस्तु, तो 6 पंचे 30 वस्तु में पंचे 25 रुपए लगेगा। वस्तु 5 गुना हो गया तो कीमत भी 5 गुना हो जाएगा। आगे बढ़िए, 6 रुपए में 5 वस्तु बेचा था, तो इसका 6 गुना वस्तु बेचेगा तो इसका 6 गुना कीमत भी तो प्राप्त होगा। देख लीजिए, आप इसमें 6 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 6 से गुना कर दिए, आप इसमें 5 से गुना किए हैं तो यहाँ भी आप 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने से कोई अंतर नहीं आएगा। देख लीजिए, है ना, वस्तु का संख्या 5 गुना तो कीमत भी 5 गुना, वस्तु का संख्या 6 गुना तो कीमत भी क्या होगा, 6 गुना होगा। सिंपल सी बात है कि हम 5 रुपए में 2 वस्तु खरीदे, अब 4 गुना वस्तु हमें चाहिए, मतलब 2 चौके 8 वस्तु चाहिए, तो हमें 5 चौके 20 रुपए कीमत देना होगा। मतलब जितना वस्तु का संख्या बढ़ाएंगे, जितना गुना वस्तु को करेंगे, कीमत भी उतना गुना हो जाएगा। ओके, अब आप गौर से देखिए कि दोनों जगह वस्तु का संख्या क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। 30 वस्तु 30 वस्तु, दोनों जगह वस्तु का संख्या आपका बराबर हो चुका है। तो इसका मतलब है कि यह आपका 30 वस्तु का क्रयमूल्य हो गया और यह आपका 30 वस्तु का विक्रयमूल्य हो गया, है ना। 25 रुपए 30 वस्तु का क्रयमूल्य और 36 रुपए 30 वस्तु का विक्रयमूल्य। तो जितना वस्तु का क्रयमूल्य हमें पता है उतने ही वस्तु का विक्रयमूल्य पता है, तो यहाँ से हम लोग प्रतिशत लाभ हानि निकाल सकते हैं। और गौर से देख के बताइए कि सौदे में लाभ होगा कि हानि। तो देखिए विक्रयमूल्य ज़्यादा है ना, 36 में बेचा 25 का सामान, तो लाभ कितने प्रतिशत का लाभ, तो लाभ देखिए कितना, 25 में खरीदा 36 में बेचा, तो 11 रुपए का लाभ, बट्टा कॉस्ट प्राइस पंचे 25, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। बस क्वेश्चन हमारा हो चुका है सोल्व। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं इसको। 25 चौके कितना हो जाएगा, 100, 11 गुने 4, 11 गुने 4 कितना होता है, 44, यानी इस सौदे में ना 44% का लाभ हो जाएगा। इस सौदे में क्या होगा, 44% का लाभ होगा। तो बहुत ही बेसिक से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सोल्व किए हैं। जितने वस्तु का क्रयमूल्य हमें पता है उतने ही वस्तु का अगर विक्रयमूल्य भी पता चल जाए तो हम लोग प्रतिशत लाभ हानि बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन पहले के केस में क्या था कि 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा, 6 रुपए में 5 वस्तु बेचा, 6 वस्तु का क्रयमूल्य पता था, 5 वस्तु का विक्रयमूल्य पता था। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, वस्तु की संख्या को बराबर करना पड़ा। तो यह था आपका फर्स्ट मेथड जो कि बेसिक मेथड है। अब आपको देखना है एक और मेथड जिससे डायरेक्ट आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, इस मेथड को भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तो आपका यही था ना कि 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा और 6 रुपए में 5 वस्तु बेचा। 6 रुपए में क्या किया है भाई, 5 वस्तु बेचा। देखिए सेकेंड मेथड क्या है,
सेकेंड मेथड यह है कि आपको यहाँ पे लिखना है खरीदने वाला का वस्तु गुणे बेचने वाला का दाम। क्या करना है? खरीदने वाला का वस्तु गुणे बेचने वाला का दाम। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में खरीदने वाला का वस्तु गुणे बेचने वाला का दाम, तो 6 गुणे 6 क्या हो जाएगा? 36। पहला काम आपका हो गया। ठीक है, अब अगला काम आपको करना है, इसमें से घटा लेना है जो बच गया है उसको गुना करके। तो बचा क्या होगा, है ना? बचा होगा बेचने वाला का वस्तु खरीदने वाला का दाम, जो बचा है उसको गुना करके घटाइए। तो 5 25 माइनस क्या करेंगे? 25 माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पहले क्या लेना है? खरीदने वाला का हमेशा वस्तु लेना है और बेचने वाला का दाम। तो 6 गुणे 6 36 हो गया। अब जो बच गया है उसको गुना करिए, तो बचा क्या होगा? यहाँ पे खरीदने वाला का दाम और बेचने वाला का वस्तु, तो उसको आपस में गुना कर लीजिए। 5 25। बट्टा में हमेशा जिसको घटाइएगा उसी को लिखिएगा। तो बट्टा में क्या लिखेंगे? 25, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम लोग? 100 से गुना करेंगे। वही चीज आ गया, देख लीजिए, वही डाटा है, लेकिन आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 25 से काटिए, 25 चौके 100। यहाँ पे क्या है? 36 माइनस 25 11। 11 गुणे 4 कितना? 44। अच्छा, ये जो वैल्यू 44 आया है वो प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। प्लस में आया है, इसका मतलब कि 44% का क्या होगा? लाभ। और अगर इस थ्योरम से माइनस में आ जाए इसका मतलब कि हानि हो जाएगा, है ना? तो अभी वैल्यू प्लस में आया है, मतलब कि 44% का लाभ। फिर से समझिए, खरीदने वाला का वस्तु गुणे बेचने वाला का दाम, तो 6 गुणे 6 36, माइनस हमेशा क्या लिखना है? माइनस। जो दोनों में बचा है उसको गुना करिए, तो 5 25। बट्टा में जिसको घटाए हैं, जिसको यहाँ पे लिखेंगे उसी को बट्टा में, और प्रतिशत के लिए आपको गुना कर लेना है 100 से। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 4 क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदा। देख लीजिए, 10 रुपए में कितना वस्तु खरीदा है? 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा है। ठीक है भाई, 10 रुपए में कितना वस्तु खरीदा? 11 वस्तु। और 11 रुपए में 10 वस्तु के हिसाब से बेच दिया, और 11 रुपए में क्या किया? 10 वस्तु के हिसाब से बेच दिया। अब डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। डायरेक्ट क्या तरीका हमने बताया? खरीदने वाला का वस्तु गुणे बेचने वाला का दाम, तो 11 गुणे 11 क्या हो जाएगा? 121, माइनस हमेशा क्या लिखना है? माइनस। दोनों में जो बचा हुआ है उसको गुना करके घटाइए, तो 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 100। अच्छा, बट्टा में जिसको आप घटाए हैं ना उसी को लिखिएगा, तो बट्टा में क्या लिखेंगे? हम 100 लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए आपको गुना कर लेना है यहाँ पे 100% से। सोल्व करिए इसे, 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा। 121 में से 100 माइनस करेंगे, 21 के साथ प्रतिशत का गुना करेंगे, 21%। देख लीजिए वैल्यू प्लस में आया है ना, इसका मतलब कि सौदे में 21% का क्या होगा? लाभ। पूछा भी था लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो आंसर क्या करेंगे हम? 21%। खरीदने वाला का वस्तु गुणे बेचने वाला का दाम, है ना? खरीदने वाला का वस्तु गुणे बेचने वाला का दाम, इसमें से माइनस करेंगे जो दोनों में से बचा हुआ होगा उसको गुना करके, और बट्टा में जिसको घटाएंगे उसी को प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। माइंड में एक पैटर्न आपको बिठा लेना है कि हमें ऐसे करना है इस तरह के क्वेश्चन में। आगे बढ़िए, नंबर 5। 2 ही टाइप तो अभी तक किए हैं। नंबर 5 देखिए क्या है? एक फल विक्रेता ने X अमरूद Y रुपए में खरीदा। देखिए X अमरूद कितना में खरीदा है? Y रुपए में। मतलब Y रुपए में ना, रुपए पहले लिख लेते हैं, Y रुपए में ना कितना अमरूद खरीदा? X अमरूद खरीदा है। ठीक है भाई, Y रुपए में X अमरूद खरीदा है। देख लीजिए यहाँ पे बोला है X अमरूद खरीदा है, यानी वस्तु का संख्या X Y रुपए में, और Y अमरूद है ना, और बेचा कितना अमरूद है? Y अमरूद बेचा है कितने रुपए में? X रुपए में, और Y अमरूद बेचा है X रुपए में। देख लीजिए, यही तो आपका क्वेश्चन का भाषा है, बहुत ही ध्यान से लिख लीजिएगा। X अमरूद खरीदा है Y रुपए में, और Y अमरूद बेचा है X रुपए में। ठीक है, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमें बताना है कि उसे क्या हुआ है, लाभ या हानि। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ पे यह भी दे रखा है कि X का मान बड़ा है Y से। देखिए बोला है ना, X का मान क्या है? बड़ा है Y से। अब देखते हैं कि क्या होना है इस सौदे में, लाभ या हानि। तरीका क्या था हमारा? खरीदने वाला का वस्तु गुणे बेचने वाला का दाम, तो X गुणे X क्या हो जाएगा आपका? X² हो जाएगा, माइनस जो बचा हुआ है उसको गुना करके घटाइए, तो Y गुणे Y क्या हो जाएगा? Y² हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बट्टा में किसको लिखना है? जिसको घटाए थे उसी को बट्टा में लिखना है, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम? 100 से गुना करेंगे, तो इतना ही प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब हमें यह तय करना है, ठीक है, यह तय करना है कि हमें इतने प्रतिशत का लाभ होगा कि हानि।
तो आप सोचिए कि यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो क्वेश्चन में हिंट्स दे रखा था कि x का मान बड़ा है y से, तो x का मान बड़ा है y से, तो देख लीजिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिएगा तो वैल्यू प्लस में आएगा, है ना। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिएगा तो वैल्यू प्लस में आएगा। प्लस में आने का मतलब है कि इतने परसेंट का क्या होगा, लाभ होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इतने प्रतिशत का लाभ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में वाई स्क्वायर, 100% का लाभ इस सौदे में हो जाएगा। लेकिन अगर x का मान कम होता y से, उस केस में क्या होता, x का मान कम होता y से तो x छोटा है y बड़ा है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाते तो मान नेगेटिव आता, और नेगेटिव आने के वजह से क्या हो जाता, हानि हो जाता। तो इसके वजह से हम लोग यह तय कर पाए हैं कि सौदे में लाभ होगा कि हानि। अगर यह दिया हुआ नहीं रहता तो हम यह तय नहीं कर पाते कि सौदे में वास्तव में क्या होगा, क्योंकि अंक तो है नहीं, वेरिएबल है। तो वेरिएबल से हम लोग कैसे पता करते हैं कि इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो इससे तय कर पाए कि सौदे में क्या होगा, लाभ। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है नंबर 7 क्वेश्चन, है ना, नंबर 7। 6 और 7 दोनों एक ही था, रिपीट ही था, तो हम 7 नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं। बोला एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदा। ठीक है भाई, 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदा, तो पूरे वस्तु का आप क्रयमूल्य निकाल लीजिए। पूरे 12 वस्तु का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपए। 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदा और बेचा है 1.25 रुपए प्रति वस्तु। अब बेचा कैसे देख लीजिए, बेचा है 1.25 रुपए प्रति वस्तु, है ना, 1.25 रुपए प्रति वस्तु। तो खरीदा था 12 वस्तु तो बेचेगा भी 12 वस्तु, तो 1.25 गुने 12 कितना हो जाएगा आपका, 15। दोनों को गुना करके देख लीजिए 15 हो जाएगा, नहीं इसमें इससे गुना करिएगा कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। 15.00 होगा, यानी कि 15 रुपए हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, जितने वस्तु का क्रयमूल्य हमें पता है उतने ही वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। एक व्यक्ति ने 12 वस्तु खरीदा है, कितने रुपए में, 12 रुपए में, तो यह 12 रुपया क्रयमूल्य हो गया कितने वस्तु का, 12 वस्तु का। आगे, और 1.25 यानी 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया। तो 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेचा है, तो खरीदा था 12 वस्तु तो बेचेगा भी 12 वस्तु, तो 1.25 गुना 12 यानी 15 रुपए। ठीक है, 12 में 1 से गुना करेंगे 12 रुपए, और 12 में 0.25 से गुना करेंगे तो यहाँ से 3 रुपए आ जाएगा, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका, 15 रुपए हो जाएगा। तो 12 में खरीदा, 15 में बेच दिया। प्रतिशत लाभ बताइए। अब तो सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुने 100। 12 में खरीदा, 15 में बेचा, तो 3 का लाभ बट्टा में क्रयमूल्य कितना, 12। प्रतिशत के लिए हम गुना करेंगे 100 से, यानी इतने प्रतिशत का लाभ हमें इस सौदे में हो जाना है। सोल्व करिए इसको, 3 से काटिए, 3 चौके 12, और 4 से हम यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, यानी इस सौदे में ना हमें 25% का लाभ हो जाएगा। अच्छा, अगर हम चाहते इस क्वेश्चन में ना तो एक वस्तु का क्रयमूल्य और एक वस्तु के विक्रयमूल्य से भी क्वेश्चन को बना सकते थे। 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदा, मतलब एक वस्तु का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपए। 12 रुपए में 12 वस्तु, तो एक वस्तु का क्रयमूल्य 1 रुपए, और एक वस्तु का विक्रयमूल्य 1.25 रुपए। ठीक है, एक वस्तु का क्रयमूल्य 1 रुपए, विक्रयमूल्य इतना। प्रतिशत लाभ निकालिए, कितना का लाभ हो जाएगा, 0.25 का। एक में खरीदा, इतना में बेचा, बट्टा में क्रयमूल्य यानी कि 1% के लिए गुना करेंगे 100 से। यहाँ से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, सेम केस है। जितना वस्तु का क्रयमूल्य उतने ही वस्तु का विक्रयमूल्य होगा, तो आसानी से निकाल सकते हैं। पॉइंट हटाइएगा, 00 से 00 कैंसिल, 25 में प्रतिशत से गुना करिएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। तो आप चाहे तो 12 वस्तु का क्रयमूल्य और 12 वस्तु के विक्रयमूल्य से प्रतिशत लाभ हानि निकालिए, या फिर एक वस्तु के क्रयमूल्य और एक वस्तु के विक्रयमूल्य से भी आप अपना प्रतिशत लाभ और हानि निकाल सकते हैं। इसलिए हमने आपसे क्या कहा है कि जितने वस्तु का क्रयमूल्य हमें पता है उतने ही वस्तु का अगर विक्रयमूल्य पता होगा तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, या तभी हम लोग प्रतिशत लाभ और हानि निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन तो आपका नंबर सिस्टम का है ना। बोला है 10 कुर्सी और 4 मेज का कीमत बराबर है। चलो सोल्व कर लेते हैं। 10 कुर्सी और 4 मेज का कीमत बराबर है, यानी 10 कुर्सी बराबर 4 मेज। एक कुर्सी का कीमत k रुपए माने और एक मेज का कीमत m रुपए माने, तो 10 के बराबर क्या होगा, 4m। अच्छा, इसको काटो आप, 5 के बराबर क्या हो जाएगा, 5 के बराबर 2m हो जाएगा, है ना। 10 कुर्सी का कीमत 4 मेज के बराबर, तो 5 कुर्सी का कीमत 2 मेज के बराबर। सिंपल सी बात है, दोनों को 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 5 होगा, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा। क्लियर है भाई। 10 कुर्सी बराबर 4 मेज, तो 5 कुर्सी बराबर 2 मेज, ऐसे भी। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 4000,
15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य दे रखा है क्वेश्चन में कि 15 कुर्सी प्लस इसके साथ कितना मेज है, 15 कुर्सी और 2 मेज है इसके साथ, इसका कीमत आपका दे रखा है 4000। 15 कुर्सी और 2 मेज का कीमत 4000 है। ओके, अब यहाँ से अपने क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकालना शुरू करते हैं। देखिए 15 कुर्सी है ना प्लस 2 मेज है, तो 2 मेज के बदले कितना कुर्सी लिख सकते हैं, दोनों को या तो कुर्सी के फॉर्म में चेंज करिए या मेज के फॉर्म में। हम कुर्सी के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो 2 मेज के बराबर 5 कुर्सी, तो 2 मेज के बदले हम 5 कुर्सी लिख सकते हैं। तो 15 कुर्सी प्लस 5 कुर्सी क्या हो जाएगा, 20 कुर्सी हो जाएगा। यही तो होगा ना, 2 मेज के जगह कितना कुर्सी, 5 कुर्सी, तो 15 कुर्सी प्लस 5 कुर्सी 20 कुर्सी। 20 कुर्सी का कीमत आपका हो गया 4000। तो यहाँ से एक कुर्सी का कीमत बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 20 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, 20 दूना 40, 200, तो एक कुर्सी का कीमत आपका निकल गया 200। अब एक कुर्सी का कीमत निकल गया तो एक मेज का कीमत भी निकाल सकते हैं। एक मेज का कीमत कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। देखिए हमें पता है कि 5K है ना, तो के जगह क्या रखेंगे, आप के जगह आप रखेंगे 200, तो 5K यानी 5 गुने 200 बराबर क्या है, 2 मेज है। यही तो है ना, हमें तो यह बात पता है ना कि 5 के बराबर 2 मेज, तो के जगह 200, तो 5 गुने 200 बराबर 2M। अब 16 इसको आप करिए, 2 से काटिएगा इधर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 5 गुने 100 यानी कि 500 बराबर M, यानी एक मेज का कीमत 500 रुपया हो गया। ठीक है भाई, एक मेज का कीमत कितना, 500 रुपये, एक कुर्सी का कीमत कितना, 200 रुपये। तो हमने एक कुर्सी और एक मेज का कीमत निकाल लिया। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है 12 कुर्सी और 3 मेज का कीमत। क्वेश्चन देख लीजिए, 12 कुर्सी और 3 मेज का कीमत, तो एक 12 कुर्सी, तो एक कुर्सी का कीमत 200, तो 12 कुर्सी का कीमत 12 गुने 200 यानी कि 2400 रुपये। यही तो होगा, 12 कुर्सी का कीमत 2400 रुपये। और 3 मेज, तो एक मेज का कीमत 500, तो 3 मेज का कीमत 1500 रुपये। तो 12 कुर्सी और 3 मेज का कीमत 2400 प्लस 1500 कितना हो जाएगा, 3900 रुपये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ना प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना नहीं था, है ना, इतने में खरीदा है, इससे आपका क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं होता है, यह सिंपल सा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में और चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका रिपीट ही था। क्वेश्चन नंबर 9 आपका रिपीट ही था, पीछे जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4-5 किए थे उसी क्वेश्चन का आपका रिपीट था क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन है ना उसमें हम लोग को अगला कॉन्सेप्ट देखना है, और अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका वह है प्रतिशत लाभ का और प्रतिशत हानि का, जिसको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से आपको देखना पड़ेगा, है ना, बहुत ही अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी का जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको लेकर के हम उपस्थित होंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू, जय हिंद। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इसके थ्योरी को भी देखते हुए चलेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर क्रैमुल और विक्रैमुल दोनों दिया जाए उस केस में आप प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कैसे निकालोगे, है ना। हमने आपसे कहा था कि प्रतिशत लाभ कैसे निकालना है, तो लाभ बट्टा क्रैमुल गुने 100, और प्रतिशत हानि के लिए हानि बट्टा क्रैमुल गुने 100। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है मंगलू ने एक साइकिल 1250 रुपये में खरीदा। तो 1250 रुपये में खरीदा है, यानी 1250 रुपये जो है वही साइकिल का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्रैमुल होगा, और क्रैमुल को हम लोग सीपी से दर्शाते हैं। आगे बोला है कि कितना में बेचे कि उसे उस साइकिल पर 10% का लाभ हो। अब बोला है कि कितना में बेचे कि उसे उस साइकिल पर ना 10% का लाभ हो। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि कितना में बेचे, बेचे यानी विक्रैमुल बताना है, और विक्रैमुल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। मतलब इस क्वेश्चन में ना हमारे पास क्रैमुल है, प्रतिशत लाभ है और विक्रैमुल बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के बनाने के थ्योरी को अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास क्रैमुल हो और इसके साथ प्रतिशत लाभ और हानि दे तो हम विक्रैमुल कैसे निकालेंगे, या फिर विक्रैमुल पता हो और इसके साथ प्रतिशत लाभ हानि दे तो हम क्रैमुल कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग 2 मेथड देखेंगे, और उन दोनों ही मेथड का अपने अपने जगह पे बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो दोनों मेथड को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहला देख लीजिए जो मेथड है वह क्या है, ध्यान से समझिएगा।
देखिए हम लोग कॉस्ट प्राइस को ना परसेंटेज के रूप में 100% मान के चलते हैं, क्योंकि प्रतिशत लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हम लोग कैलकुलेट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। मतलब बेस हम लोग क्रय मूल्य को ही मान के चलते हैं। तो हमेशा क्रय मूल्य को परसेंटेज के फॉर्म में ना आप 100% लीजिएगा। अगर प्रतिशत के फॉर्म में हम लोग क्रय मूल्य की बात करें तो कितना प्रतिशत लेंगे, 100% लेंगे। अब यहाँ से देखिए बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब क्रय मूल्य हम लोग प्रतिशत के रूप में 100% लिए। अब अगर बोला जाए कि किसी भी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, तो 10% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा में बेचा गया होगा। तो क्रय मूल्य हम लोग कितना लेके चलेंगे, 100। तो 100 से 10% ज़्यादा यानी कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु को, देखिए कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि किसी भी वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 110% में अगर बेचा जाए तो उस पे हम लोगों को 10% का लाभ होगा, उस पे हम लोगों को क्या होगा, 10% का लाभ होगा। अगर हम आपसे कहें कि किसी वस्तु को बेचने पर हमें 20% का लाभ होता है तो कितना में बेचा गया होगा, तो क्रय मूल्य देख लीजिए कितना हम लोग मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं परसेंटेज में। 20% का लाभ कब होगा, जब वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 120% में बेचा जाए। ठीक है, वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 120% में बेचा जाएगा तो हमें क्या होगा, 20% का लाभ हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना प्रतिशत आपको लाभ चाहिए 100 में उतना आप जोड़ दीजिए, है ना। जैसे अगर हमें 15% लाभ चाहिए, यानी कि वस्तु को हमें क्रय मूल्य के 115% में बेचना पड़ेगा। अगर 30% हमें लाभ चाहिए तो वस्तु को हमें उसके क्रय मूल्य के 130% में बेचना होगा। तो यह तो लाभ के केस में हो गया। लेकिन अगर हानि हो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए बोला जाए कि किसी वस्तु को बेचने पर ना 10% की हानि हो गई। तो 10% हानि होने का मतलब है कि वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम में, तो क्रय मूल्य 100 मान के चलते हैं, तो 100 से 10% कम में यानी कि वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 90% में ही बेच दिया गया। 10% हानि का मतलब क्या है कि उस वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम में, यानी वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 90% में ही बेच दिया गया। 15% की हानि पर वस्तु को बेचा गया है, इसका मतलब क्रय मूल्य से 15% कम में, और क्रय मूल्य कितना मान के चलते हैं परसेंटेज में, 100। तो 100 से 15 कम करिए, यानी अगर किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 85% में बेचेंगे ना तो हमें 15% का क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, आइए अब इस मेथड का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला यह गया है, अच्छा देख लीजिए क्या बोला गया यहाँ पे कि क्रय मूल्य जो है ना, क्रय मूल्य आपका कितना है, 1250 रुपये है। अब बोला है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल को कितना में बेचा जाए। कितना में बेचेंगे कि 10% का लाभ होगा, तो 10% लाभ के लिए वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 110%, तो क्रय मूल्य कितना है, 1250। तो क्रय मूल्य के का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में गुना होता है। तो क्रय मूल्य के 110% में अगर हम इसको बेच देंगे ना तो हमें क्या होगा, हमें 10% का लाभ प्राप्त होगा। हमें तो यही बताना है ना कि 1250 रुपये का सामान है, कितना में बेचेंगे कि 10% का लाभ होगा, तो क्रय मूल्य के 110% में। अब 20% लाभ चाहिए तो क्रय मूल्य के 120% में, 30% लाभ चाहिए तो क्रय मूल्य के 130% में। अब आप इसे सिंपल सा सॉल्यूशन करिए, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होगा। अब 125 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1375। तो 1375 रुपये जो है वो आपका क्या आ गया, 1375 रुपये आ गया इस वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है किसी वस्तु का, 2000 रुपये। कितना में बेचे कि हमें 40% का लाभ प्राप्त हो, तो वस्तु को उसके क्रय मूल्य के अगर 140% में बेच देंगे तो हमें 40% का लाभ होगा। क्रय मूल्य के 140% में बेच देंगे तो हमें क्या होगा, 40% का लाभ हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, नंबर 11 बोला है 20% लाभ लेकर, इस क्वेश्चन में लाभ दे रखा है, लाभ कितना दे रखा है, 20% लाभ दे रखा है। तो 20% लाभ लेकर किसी वस्तु को 390 में बेचता है। देखिए किसी वस्तु को एक दुकानदार जो है वह 390 में बेच दिया, तो इस बार 390 रुपये क्रय मूल्य नहीं है, क्या है आपका, विक्रय मूल्य है। तो बोला है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें उस वस्तु का बताना है कि क्या होगा। ठीक है,
इस क्वेश्चन में क्या है, पिछले में क्रयमूल के साथ प्रतिशत लाभ देकर के विक्रयमूल पूछा गया था, लेकिन इस बार विक्रयमूल के साथ प्रतिशत लाभ है और हमें क्या बताना है, हमें क्रयमूल बताना है। अब ध्यान से समझिएगा, बेहद ध्यान से यहाँ पे देखिएगा आप, हमें 20% का लाभ कब होगा, जब हम अपने वस्तु को क्रयमूल के 120% में बेचेंगे, जबकि बेचा कितना में गया है, 390 में। इसका मतलब देख लीजिए, रुपए के रूप में विक्रयमूल कितना होगा, 390 रुपए होगा, जबकि प्रतिशत के रूप में विक्रयमूल कितना होगा, 120% होगा। इसका मतलब है कि 390 जो है वह 120% का मान है, तो 390 में 120 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा। पुनः समझिए, 390 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ हमें कब होगा, जब वस्तु को हम लोग उसके क्रयमूल के 120% में बेचेंगे। तो प्रतिशत के रूप में विक्रयमूल हमारा 120% होगा, 120% में बेचेंगे तभी तो 20% का लाभ होगा, जबकि रुपए के रूप में विक्रयमूल कितना, 390। तो इसका मतलब है कि जो 390 है ना, वह 120% का मान है, तो 390 में 120 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा। और हमें बताना है क्रयमूल यानी कि 100% का मान, तो हम 100 से गुना करेंगे बस, है ना। जितना प्रतिशत का मान देगा उससे करेंगे भाग, और जितने प्रतिशत का मान पूछेगा उससे करेंगे गुना। सोल्व करिए आप इसको, अगर काटते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, 0 से तो 0 आपका कैंसिल होगा, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 होगा, और 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 13 तिया 39। अब हमें करना है 13 गुणे 25, 13 गुणे 25 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 325, यानी 325 रुपये जो है, 325 रुपये क्या हो जाएगा आपका, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि क्रयमूल हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों से क्रयमूल पूछे ना, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि हम लोगों से 100% का मान पूछा है। क्रयमूल पूछा जाए मतलब क्या समझ जाना है, 100% का। तो पिछले दो क्वेश्चन को गौर से देखिए, यहाँ पे क्या था, क्रयमूल दे रखा था, विक्रयमूल पूछा था, बट इस क्वेश्चन में क्या है, विक्रयमूल से हम लोगों को क्रयमूल निकालना था। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। बोला था कितना में बेचे कि 10% का लाभ, तो क्रयमूल के 110% में, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 20% के लाभ पर 390 में बेच दिया गया। इसका मतलब 390 जो है वो 120% का मान है, हमें क्रयमूल बताना है, यानी कि 100% का मान। तो जितने परसेंट का मान देगा उससे भाग, और जिसका मान पूछेगा उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए, इसका जो सबसे ज़्यादा यूज हम लोग करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन में करेंगे। देखिए बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। बोला है एक व्यापारी अपने घोड़े को 570 में बेचता है, तो आप हमें एक चीज बताइए कि यह जो 570 है वह क्रयमूल है कि विक्रयमूल। आप बोलोगे कि सर यह 570 जो है ना वह तो विक्रयमूल है, क्योंकि 570 रुपए में क्या बोला है, बेचता है, तो 570 विक्रयमूल होगा। अब जब 570 में बेचा तो 5% की हानि, तो आप हमें एक बात बताइए कि 5% हानि का मतलब है कि वस्तु को उसके क्रयमूल के 95% में ही बेचा गया होगा, है ना। 5% हानि कब होगा, जब वस्तु को उसके क्रयमूल के 95% में बेचा जाएगा, जबकि 5% का हानि होता है 570 में बेचने पर। इसका मतलब 570 जो है वह कितने परसेंट का मान है, 95% का मान। तो 95 से भाग करेंगे तो इससे 1% का मान निकलेगा। अब आगे चलिए, आगे क्वेश्चन में बोला है तो बताएं कि घोड़ा को कितना में बेचे, फिर से विक्रयमूल पूछा है कि 5% का लाभ हो, तो 5% लाभ के लिए घोड़ा को उसके क्रयमूल के 105% में बेचना पड़ेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में 95% का मान पता था और 105% का मान निकालना था। तो जितने प्रतिशत का मान पता होगा उससे करेंगे भाग, और जितने प्रतिशत का मान पूछेगा उससे करेंगे गुना। इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इस चीज को हम फिर से आपको समझा लेते हैं। देखिएगा बोला क्या गया है, एक व्यापारी अपने घोड़ा को 570 में बेचा तो 5% की हानि, यानी कि इस विक्रयमूल में ना 570 में 5% की हानि, इसका मतलब 570 जो है वह 95% का मान होगा। इस विक्रयमूल में 5% की हानि, तो 5% की हानि कब होगी, जब वस्तु को उसके क्रयमूल के 95% में ही बेच देंगे। तो 570 जो है वो 95% का मान हो गया। अब बोला है कि घोड़ा को कितना में बेचे कि 5% का लाभ। क्रयमूल पूछता तब तो 100 से गुना करते, क्योंकि 100% का मान। हमें क्रयमूल नहीं बताना है, कितना में बेचे कि 5% का लाभ, तो इसको इसके क्रयमूल के 105% में बेचिएगा तो 5% का लाभ होगा। तो 1% का मान मालूम था, 105% का मान पूछा था, तो 105 से गुना। 1% का मान मालूम हो गया, फिर जितने परसेंट का मान पूछेगा उससे गुना कर लेंगे। अब काटिए इसको, 5 से काटिएगा तो यह आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा।
है ना, और 5 से इसको काटिएगा तो यह कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, 19 से काटिए, 19 तिया 57 30 हो जाएगा, 21 तिया 63, 21 तिया 63 यानी कि 630 रुपये, यही क्या होगा, यही आपका विक्रय मूल्य होगा। अगर 630 रुपये में वस्तु को बेचा जाए ना तो 5% का लाभ होगा। इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य से ही विक्रय मूल्य पूछा था, 570 में बेचा तो 5% की हानि, कितना में बेचे कि 5% का लाभ, 570 में हानि हुआ है, कितना में बेचे कि 5% का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य से ही विक्रय मूल्य पूछा। बहुत ही आसानी से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं इस मेथड से, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग 2 और देखेंगे। देख लीजिए, सेम क्वेश्चन हम लोग 2 और देखेंगे ताकि यह कॉन्सेप्ट जो है वह हमारा बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ देखो आप क्या बोला है, एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि। अब आप बताइए जरा सा कि जब हम 2400 में बेचेंगे तो 25% की हानि होगी, इसका मतलब 2400 जो है वो 75% का मान होगा, क्योंकि 25% की हानि तो तभी होगी ना जब हम वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 75% में ही बेच लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 2400 75% का मान होगा। अब हमसे पूछा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, कि कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो, यानी हमें 125% का मान बताना है। 75% का मान दिया था, 125% का मान निकालना है। जिसका मान देगा उससे करेंगे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे करेंगे गुना। काटिए, 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 पंचे 125 हो जाएगा आपका, 25 पंचे 125, 3 से काटेंगे, 3 अठी 24, 800, 800 गुने 5 कितना हो जाएगा 4000 रुपये। तो 4000 रुपये में अगर इस वस्तु को बेचा जाए ना 4000 रुपये में, तो 25% का क्या होगा, लाभ होगा। तो पुनः इस क्वेश्चन में क्या था, विक्रय मूल्य से ही विक्रय मूल्य पूछा था। 2400 में बेचने पर 25% की हानि, यानी 2400 75% का मान है, कितना में बेचे कि 25% का लाभ, मतलब हमें 125% का मान निकालना है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, देव ने एक बस 2210 में बेचा तो 15% की हानि। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 2210 जो है ना वो आपका 85% का मान है, क्योंकि जब इतना में बेचा है तो 15% की हानि है ना, 100 - 15 यानी 85% में ही बेच दिया गया होगा। तो 2210 85% का मान है। कितना में बेचे कि 15% का लाभ, यानी इसके 115% का मान पूछा था, है ना। हम लोगों के पास क्या है, 85% का मान है और 115% का मान निकालना है। तो जिसका मान देगा उससे करेंगे भाग, और जिसका मान पूछेगा उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो यह 23 हो जाएगा। 17 से इसको काटिए, 17 से काटिएगा, 17 एकम 17, 5 17 तिया 51, 130 हो जाएगा। गुना कर लीजिए, 0 है तो 0, 13 तिया 39, 9 हासिल 3, और 13 दूना 26 और 3 29, यानी कि 2990 रुपये। 2990 रुपये में अगर इस वस्तु को बेचा जाए तो उस केस में क्या होगा, हम लोगों को उस केस में 15% का लाभ होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्वेश्चन जो है उसको रिपीट करते हुए देखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम लोग को आना है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 मेथड हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो एक मेथड तो आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। अब जो दूसरा मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं उसका बेसिकली हम लोग उपयोग तब करेंगे जब आपका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि भिन्न के फॉर्म में दे दे, है ना। भिन्न के फॉर्म में दे देगा तब जाकर के हम लोग उस मेथड का यूज करेंगे। अदरवाइज जो मेथड अब तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं वह हमारा बहुत ही बेस्ट मेथड है। ओके, तो सेकेंड मेथड भी जानना आपके लिए जरूरी है। जान लीजिए कि जो सेकेंड मेथड है उसका उपयोग हमें कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए, जो सेकेंड मेथड है उसमें आपको थोड़ा होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट आपको समझना है, होल वैल्यू का। अच्छा, होल वैल्यू क्या होता है और किसका निकालते हैं, तो होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत लाभ और हानि का निकालते हैं, और लाभ का होल वैल्यू जोड़ के निकालते हैं और हानि का होल वैल्यू घटा करके। तो देखिए, मंगलू एक साइकिल 1250 रुपये में खरीदा, तो 1250 रुपया क्या है, क्रय मूल्य। अब कितना में बेचे कि 10% का लाभ, तो लाभ जो है ना, लाभ आपका कितना दे रखा है 10%। तो हमेशा होल वैल्यू जो है यही प्रतिशत लाभ और हानि का निकालिएगा। अब कैसे निकलता है समझिए। सबसे पहले 10% का मान निकालिए। 10% का मान आपका 1/10 होगा, जो बहुत ही आराम से आप बता सकते हैं, परसेंटेज डिटेल में पढ़े आप। 10% का मतलब 10/100, 10/100 काटिएगा 1/10।
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 10% का क्या हुआ है, लाभ, तो लाभ का होल वैल्यू जोड़ के निकलता है। कैसे जोड़ेंगे, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़कर ऊपर लिखिए, है ना। नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़कर कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। तो देखिए 10 और 1 क्या होगा, 11, तो ऊपर में 11 होगा, नीचे में होगा 10, यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा 10% लाभ का होल वैल्यू। अगर 10% हानि का होल वैल्यू निकालना होता तो 10% का मान 1/10, और हानि का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, हानि है तो घटा के होल वैल्यू निकालेंगे। तो 10 - 1 क्या होगा, 9, और बट्टा में क्या होगा 10, 9/10 होल वैल्यू हो जाएगा 10% हानि का। ठीक है, 10% लाभ का होल वैल्यू 11/10, 10% हानि का होल वैल्यू 9/10। उसी तरीके से 25% का मान बताइए क्या होगा, सर 25% का मान 25/100 यानी 1/4 होगा। 25% का मान क्लियर हो चुका है। अब 25% लाभ का होल वैल्यू 5/4, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ दीजिए, तो 4 और 1 5, नीचे में सेम रहेगा तो 5/4, और हानि का होल वैल्यू तो घटा लीजिए, 4 - 1 3, 3/4। लाभ का होल वैल्यू ऑलवेज कैसे निकालना है, आपको जोड़ करके निकालना है, और हानि का होल वैल्यू कैसे निकालना है, घटा करके निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रतिशत लाभ हानि भिन्न के फॉर्म में दे, तब हम लोग क्रयमूल से विक्रयमूल कैसे निकालेंगे या विक्रयमूल से क्रयमूल कैसे निकालेंगे, उसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो दो कॉन्सेप्ट आपके पास हो गया प्रतिशत लाभ हानि निकालने का। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है ना, कि मान लीजिए कि अगर क्रयमूल दे रखा हो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, तो कॉस्ट प्राइस में यानी कि क्रयमूल में अगर आप होल वैल्यू किसका निकालिएगा, प्रतिशत लाभ और हानि का, लाभ का जोड़ करके और हानि का घटा करके। अगर आप होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं ना, होल वैल्यू का सीधा गुना, तो इससे आपका विक्रयमूल यानी कि सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। क्लियर। अगर आपके पास क्रयमूल है और क्रयमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं तो इससे डायरेक्ट आपका विक्रयमूल निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास विक्रयमूल है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, विक्रयमूल है, सेलिंग प्राइस पहले से पता है, तो विक्रयमूल में आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि होल वैल्यू का उल्टा गुना करना पड़ेगा। विक्रयमूल में क्या करना पड़ेगा आपको, होल वैल्यू का उल्टा गुना करना पड़ेगा। विक्रयमूल में अगर आप होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं तो इससे क्या निकल जाएगा, क्रयमूल निकल जाएगा। उल्टा सीधा क्या होता है, तो 10% लाभ का होल वैल्यू 11/10 है, 10/11 इसका उल्टा हो जाएगा। 11/10 सीधा है, 10/11 क्या होगा, इसका उल्टा गुना होगा। तो अगर हम क्रयमूल में देखिए, क्रयमूल में अगर होल वैल्यू का सीधा गुना करें तो विक्रयमूल, और अगर विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना करें तो क्रयमूल। अब यह याद कैसे रहेगा कि कब हमें उल्टा गुना करना है, कब सीधा गुना। तो सिंपल सा चीज़ है कि पहले हम लोग किसी वस्तु को खरीदेंगे, उसके बाद बेचेंगे। तो अगर क्रयमूल से विक्रयमूल में जाना है, मतलब हमें सीधा चलना है, तो क्रयमूल से विक्रयमूल में जाना है तो हम होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। लेकिन विक्रयमूल से अगर क्रयमूल में जाना होगा, है ना, विक्रयमूल वस्तु को बेच चुके हैं, अब क्रयमूल निकालना है, मतलब उल्टा चलना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। क्रयमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, विक्रयमूल निकलेगा। विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, क्रयमूल निकलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए कि इस क्वेश्चन में हम लोग इसको कैसे लागू करें, इस क्वेश्चन में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कैसे लागू करें। तो देखिए आपके पास क्या है, बोला है 1250 रुपए में खरीदा, तो 1250 क्या है आपका, 1250 क्रयमूल है। तो क्रयमूल से विक्रयमूल बताना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना। अब 1250 रुपए में खरीदा, कितना में बेचे कि 10% का लाभ, तो 10% लाभ के होल वैल्यू से सीधा गुना। तो 10% लाभ का होल वैल्यू कितना है, 11/10, 11/10 से इसमें गुना कर लीजिए। जीरो से या जीरो कैंसिल, 125 × 11 यानी कि 1375 रुपए। यही सौदे का क्या हो गया, 1375 रुपए इस सौदे का आपका विक्रयमूल हो गया। हमने क्या किया, क्रयमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना किया, इससे क्या निकल गया है, इससे आपका डायरेक्टली विक्रयमूल निकल गया। क्रयमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना, इससे निकल गया विक्रयमूल। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए। इस वाले क्वेश्चन में क्या है आपके पास, बोला है 20% लाभ लेकर, तो 20% का मान बोलिए क्या होगा, 20% का मान 1/5। अब गौर से देखिए कि 20% का लाभ है कि हानि। तो क्वेश्चन में दे रखा है 20% का लाभ, तो लाभ का होल वैल्यू कैसे निकालोगे, जोड़ कर कि घटा कर। सर लाभ का होल वैल्यू तो जोड़ करके ही निकालते हैं, तो जोड़ लीजिए, 5 और 1 6, 6/5। होल वैल्यू कैसे निकालना है, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़कर ऊपर, नीचे में सेम रहेगा। जो डाटा को देख करके आप बता सकते हैं। अब इस बार देख लीजिए क्या बोला है कि 20% लाभ लेकर किसी वस्तु को 390 में बेचता है, तो 390 क्या है, इस बार विक्रयमूल है, और विक्रयमूल से हमें क्या प्राप्त करना है, क्रयमूल।
तो विक्रयमूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करना पड़ेगा। तो होल वैल्यू कितना है 6/5, इसका उल्टा क्या होगा 5/6। विक्रयमूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करिए, इससे क्या प्राप्त होगा क्रयमूल्य प्राप्त होगा, है ना। क्रयमूल्य में होल वैल्यू का सीधा तो विक्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य था तो विक्रयमूल्य में होल वैल्यू का उल्टा, किसका होल वैल्यू निकालेंगे प्रतिशत लाभ और हानि का, लाभ का जोड़ करके और हानि का घटा करके। तो 6/5 आपका सीधा था, चूंकि विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य में जाना इसलिए होल वैल्यू का उल्टा गुना। 6 से काटे इसको, 6 × 6 36, 3 6 पंचे 30, 65 पंचे 325, यानी 325 रुपए जो है वह आपका इस वस्तु का क्या हो जाएगा, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि क्रयमूल्य हो जाएगा। तो दो मेथड हमने आपको बताया, दोनों मेथड का बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि दोनों मेथड का अपने अपने जगह पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। अब आगे मान लीजिए कि हम आपसे कहे, देखिए बेसिकली जो यह मेथड अभी आप सीखे हैं उसका उपयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर हम आपसे कहे कि किसी वस्तु को बेचने पर ना हमें 33.1/3% का लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ 33.1/3%। अब जो डायरेक्ट मेथड आप सीखे थे ना, है ना, कि 10% लाभ तो 110, 20% लाभ तो 120, उस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि भिन्न के रूप में आपका डाटा दे रखा है। तो अगर भिन्न के रूप में देगा तो हम होल वैल्यू निकालेंगे। तो आप ऐसा करिए, आप क्या करिए ना कि कितना लाभ दिया है 33.1/3%, तो इसका मान निकाल लीजिए, कितना होगा यह 1/3 होगा। 33.1/3% का मान 1/3 होता है। और निकाल के देखते हैं, पूर्णांक तोड़िए, 33 या 99 और 100/3, यही तो होगा ना, 100 क्या होगा 3, इतना प्रतिशत। 33.1/3 के लिए पूर्णांक तोड़ेंगे तो 33 यानी 99 और 100/3% होगा। और अब प्रतिशत हटाना है तो बट्टा में 100 भी तो लिखेंगे, तो 100/3 पहले से था और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा। 100 से 100 कैंसिल, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, यानी क्या फाइनल वैल्यू बचा 1/3। तो आप इस मान को याद ही रखिए, 33.1/3% का मान 1/3 होता है, यही 1/3 केवल। 66.2/3% का मान 2/3 होता है ना। 12.5% का मान 1/8 होता है। इन वैल्यूज को आप याद रखिएगा क्योंकि बार बार आ ही जाता है। अब आगे तो 33.1/3% का मान क्या होता है 1/3। अच्छा, लाभ है तो होल वैल्यू कैसे निकालोगे, जोड़ करके कि घटा करके? सर लाभ है तो होल वैल्यू जोड़ करके। तो बोलो होल वैल्यू क्या होगा, 3 और 1 4, सर 4/3 ही तो होल वैल्यू होगा। तो 33.1/3% का मान 1/3 होता है। लाभ है तो 4/3, हानि रहता तो 2/3। लाभ का होल वैल्यू जोड़ के हानि का होल वैल्यू घटा के, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर मान लीजिए इसके साथ विक्रयमूल्य दे दे, अगर क्वेश्चन में दे दे कि किसी वस्तु को अगर 800 रुपए में बेचा जाए, देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है 800 रुपया विक्रयमूल्य दे रखा है, तब इस वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि किसी वस्तु को जब 800 रुपए में बेचा गया तो 33.1/3% का लाभ, 800 रुपए में बेचा गया तो 33.1/3% का लाभ हुआ, तो इस वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा। तो देखिए विक्रयमूल्य हमें पता है 800 रुपए, विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य प्राप्त करना है तो होल वैल्यू का उल्टा, किसका होल वैल्यू निकालेंगे, जितना % लाभ या हानि होगा। तो होल वैल्यू 4/3 है तो उसका उल्टा क्या होगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास विक्रयमूल्य है और विक्रयमूल्य से क्या प्राप्त करना है, विक्रयमूल्य से हमें क्रयमूल्य प्राप्त करना है। तो विक्रयमूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, इससे क्रयमूल्य निकल जाएगा, है ना। काटिए आप इसको, 4 से काटिएगा, 400 दूना 8, 4 दूना 8 यानी 200, 200 तिया 600, वस्तु का क्रयमूल्य हमारे पास आ गया, कितना रुपया 600 रुपया। तो कहने का यह मतलब है ना, कहने का यह मतलब है ना कि अगर क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ और हानि भिन्न के रूप में देगा तब तो आपको होल वैल्यू वाले मेथड का ही उपयोग करना पड़ेगा, है ना। तब तो आपको होल वैल्यू वाले मेथड का ही उपयोग करना होगा, और होल वैल्यू वाला मेथड भी हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ना। जो भिन्न के फॉर्म में मान देगा उसका पहले मान निकालेंगे और फिर उसके बाद लाभ होगा तो होल वैल्यू जोड़ करके, हानि होगा तो होल वैल्यू घटा करके, विक्रयमूल्य देगा तो विक्रयमूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रयमूल्य, और क्रयमूल्य देगा क्रयमूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना तो विक्रयमूल्य। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में यह बोला जाए कि किसी वस्तु को बेचा गया है ना, किसी वस्तु को बेचा गया है 12.5% की हानि पर, 12.5% की हानि पर बेचा गया है, ठीक है। कितना में बेचा गया है 12.5% की हानि पर बेचा गया है। अब देखिएगा 12.5% की हानि पर बेचा गया, अगर वस्तु का
विक्रयमूल्य जो है वह 700 रुपये है, तो आप इसका क्रयमूल्य बताइए कि क्या होगा। विक्रयमूल्य 700 है तो क्रयमूल्य क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, होल वैल्यू का। तो सबसे पहले 12.5% का मान निकालिए। 12.5% का मान 1/8 हो जाएगा, मान निकालिए। 12 दूना 24, 1 25/2। 12.5% का मान 25/2, प्रतिशत हटा लीजिए। 12.5% का मान 25/2, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100, 25 चौके 100, ऊपर में कुछ नहीं तो 1/8, ठीक है। तो 12.5% का मान 1/8। अच्छा हानि है ना, तो इस बार होल वैल्यू घटा करके निकालिएगा आप, तो घटाइए। 8 - 1 कितना, 7, और नीचे में आपका 8 वैसे ही रहेगा। तो होल वैल्यू आपका देखिए 12.5% हानि का होल वैल्यू कितना आ गया, 7/8। अब आगे, अब हमारे पास विक्रयमूल्य है और इससे क्रयमूल्य निकालना है, तो विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य निकालना है तो होल वैल्यू का उल्टा। तो विक्रयमूल्य 700 है, 700 में होल वैल्यू का उल्टा, होल वैल्यू 8, 7/8 है, इसका उल्टा 8/7 होगा, क्योंकि विक्रयमूल्य पता है और विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य निकालना है तो होल वैल्यू का उल्टा। 7 से काटिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, 100 × 8 यानी कि 800 रुपये। तो बेसिकली जो फंडा था वो आपका क्लियर हो चुका है ना। अगर मान लीजिए प्रतिशत लाभ और हानि भिन्न के रूप में दे दिया है तो उस केस में आप क्या करिएगा, आप होल वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर विक्रयमूल्य देगा तो क्रयमूल्य निकालिएगा और क्रयमूल्य देगा तो विक्रयमूल्य निकालिएगा। ओके, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं जिसके ऊपर प्रैक्टिस करके हम इन चीजों को और बेहतर कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब इस अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना। इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत ही ध्यान से देखिए। बोला है कि 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला 160 में 90 चॉकलेट बेचा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो रुपए को आप ऊपर लिखिए और वस्तु को नीचे लिखिए। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है एक वस्तु का कीमत। जैसे हम आपसे कहे कि 10 रुपए में ना हमने 5 वस्तु खरीदा, तो रुपए ऊपर लिखिए, वस्तु नीचे लिखिए, इससे एक वस्तु का कीमत निकल जाएगा। एक वस्तु का कीमत कितना होगा, 2 रुपए। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे कि वस्तु और उसका कीमत भी दे तो हमेशा कीमत को ऊपर रखिएगा और वस्तु को नीचे रखिएगा। 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर, यानी 160/90 यह आपका विक्रयमूल्य हो गया। क्या हो गया, विक्रयमूल्य हो गया, क्योंकि 160 में 90 चॉकलेट बेचा है। एक व्यापारी को 20% की हानि, अच्छा एक व्यापारी को 20% की हानि हुई, इसका मतलब यह जो है वह कितने परसेंट का मान है, 80% का मान है। हम यहाँ पे भी 80 लिख सकते हैं, यहाँ भी 80 लिख सकते हैं। यह जो है कितने परसेंट का मान है, 80, तो 80 से बेसिकली इसमें भाग ही हुआ ना, इसमें 80 से क्या हुआ, भाग ही हुआ, क्योंकि नीचे 80 लिखे हैं। अब आगे बोला है कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ अभी कमाइए। 20% लाभ कब होगा, जब इसको हम लोग 120% में बेचेंगे। पुनः देखिए 190 रुपए में, सॉरी 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पे, तो 160/90 यह आपका क्या निकला, विक्रयमूल्य निकला। 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचता है मतलब यह विक्रयमूल्य है। तो 20% की हानि, यानी कि यह 80% का मान है, तो 80 से भाग किए। हमें 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120% का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में 80% का मान दिया है, 120% का मान पूछा है। जिसका मान दिया है उससे करेंगे भाग और जिसका मान पूछा है उससे करेंगे गुना। क्लियर। अब इससे हमें क्या निकलेगा कि कितना में बेचेंगे, है ना, कितना में बेचेंगे कि हमें 20% का लाभ होगा। अब इसको सोल्व करिए आप। 80 से काटिए, 80 दूना 160, 30 से काटिए, 30 चौके 120 और 30 तिया 90। अब ऊपर में देखिए क्या बचा है, ऊपर में बचा है 8 और नीचे में बचा है 3। अब इस 8/3 का मतलब हम क्या समझे, तो क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया था आंसर भी उसी फॉर्म में, है ना। 160 में 90 चॉकलेट बेचने पर तो यह विक्रयमूल्य है। अब इस विक्रयमूल्य में 20% की हानि होती थी, कितना में बेचे कि 20% का लाभ, तो 20% लाभ के लिए, 20% लाभ के लिए 8 रुपए में ना 3 चॉकलेट बेचना पड़ेगा। 20% लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 रुपए में 3 चॉकलेट बेचना पड़ेगा। ऊपर में रुपए नीचे में वस्तु, जैसे यहाँ ऊपर में रुपए नीचे में वस्तु था, उसी तरह से यहाँ ऊपर में रुपए नीचे में वस्तु, तो 8 रुपए में 3 चॉकलेट बेचना पड़ेगा, तब उसको 20% का लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 96 में कितना चॉकलेट बेचे, तो जब हमें यह पता है कि 8 में कितना चॉकलेट बेचेगा तो 96 में कितना, तो 96 इसको बनाइए, 8 को 96 बनाने के लिए कितना से गुना, 12 से।
तो अगर आप 12 से ऊपर में गुना किए हैं तो नीचे भी 12 से गुना कर लीजिए। तो 12 अठे 96, ऊपर में कितना हो जाएगा 96 और नीचे में 12 तिया 36। ऊपर वाला रुपए को दर्शाता है और नीचे वाले वस्तु को। इसका मतलब कि 96 रुपए में उसे कितना वस्तु बेचना पड़ेगा 36। तो हमारा आंसर क्या होगा कि अगर वह 96 रुपए में 36 वस्तु को बेचे तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। क्लियर? हम यह निकाल चुके थे कि 8 रुपए में, हमेशा रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 8 रुपए में 3 वस्तु बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। लेकिन बोला है कि 96 रुपए में कितना, तो इसमें है ना रुपए को हम 12 से गुना किए तो वस्तु भी 12 गुना हो जाएगा। तो 12 अठे 96 रुपए में, है ना 8 गुने 12 96 रुपए में, 3 गुने 12 36 वस्तु उससे बेचना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। देखिए जो अगला है डाटा, उसमें बोला गया है कि एक आदमी अपनी घड़ी को 144 रुपए में बेचता है। यदि उसका लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर, तो घड़ी का लागत क्या होगा। यहाँ पे मैटर देख लीजिए क्या है। एक आदमी अपनी घड़ी को 144 में बेचा, अब बोला है कि लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर, यानी प्रतिशत लाभ जो है ना उतना ही है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। प्रतिशत लाभ उतना ही है जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, इसका मतलब लाभ कितना होगा 100%। किसका 100%? वस्तु के क्रय मूल्य का 100%। क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है लाभ की प्रतिशतता जो है वह लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य के बराबर। तो हम लागत मूल्य क्रय मूल्य x मान लिए, तो लाभ कितना होगा x%। किसका? क्रय मूल्य का x%। तो इतना परसेंट लाभ, इतना परसेंट लागत, लागत प्लस लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य में हम लोग लाभ जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा और विक्रय मूल्य क्या दे रखा है 144। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसको सोल्व करके हम लोग x का मान निकालेंगे। तो यह थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, एग्जाम में यह फंडा हमारा काम नहीं करेगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। आप चाहे तो x का मान ऑप्शन से भी डाल के इसको सोल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या मेथड यहाँ पे यूज करेंगे उसको देखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि लाभ का प्रतिशत जो है वह लागत मूल्य के बराबर है, उस केस में जो विक्रय मूल्य देगा ना, जो भी विक्रय मूल्य होगा उसको ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 10 का होगा, है ना। ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को। ऐसे दो भागों में आप तोड़िए, विक्रय मूल्य को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर कितना का 10 का। तो 144 को तोड़िए, 18 अठे 144, पहले बड़ी वैल्यू उसके बाद छोटी वैल्यू, 18 गुणे 8 144 हो जाएगा। हमेशा ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसके बीच का डिफरेंस 10 का। देखिए 18 और 10 में कितना का डिफरेंस होगा 10 का होगा। और अब यहां से क्या करना है कि दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगा उसके ऊपर 0 डालिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए। अगर पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत क्या, तो 80%, दोनों तो बराबर ही हैं। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपए। चेक कर लेते हैं, वस्तु कितने रुपए का है 80 रुपए का। इसका मतलब इस 80 रुपए के वस्तु पर लाभ कितना हुआ होगा, इस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर, यानी 80%। तो प्रतिशत से 00 कैंसिल, लागत मूल्य में लाभ जोड़िए तो 80 में 64 ऐड करिए, 144 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, है ना, विक्रय मूल्य के बराबर आ गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे रहता कि किसी वस्तु को जो है वह 171 रुपए में बेचने पर, कितना में 171 रुपए में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत जो है वह क्रय मूल्य के बराबर। तो 171 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच में डिफरेंस कितना का हो, जिसके बीच में डिफरेंस हो आपका 10 का। तो 19 नमा 171, यही तो होगा 19 नमा 171। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों में जो छोटी वैल्यू होगा उसके ऊपर 0 डालिए, यही आपका इस वस्तु का लागत मूल्य हो जाएगा। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा 90 रुपए हो जाएगा। यह पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत कितना, तो लाभ प्रतिशत भी आपका कितना होगा 90%। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझ में आ गया। जो भी विक्रय मूल्य देगा उसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसके बीच का डिफरेंस 10 का हो, और तोड़ने के बाद दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी उसके ऊपर 0 डालिए, वही आपका क्या दर्शाएगा, लागत मूल्य को दर्शाएगा, लाभ प्रतिशत को दर्शाएगा। दोनों तो बेसिकली बराबर ही हैं यहाँ पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग इसके टाइप 2 को देखेंगे। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बोला क्या गया है, बोला है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए बेहद ध्यान से इस पूरे टाइप को आप देखिएगा। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपको कैसे निकालना है। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो ना,
तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। वह फॉर्मूला क्या है आपका, प्रतिशत लाभ के लिए हम लिखेंगे लाभ और बट्टा में आपको लिखना है कॉस्ट प्राइस। तो लाभ बट्टा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और गुना करेंगे 100 से, क्योंकि जब तक आप 100 से गुना नहीं करिएगा मान जो होगा वो आपका प्रतिशत में कन्वर्ट नहीं होगा। तो प्रतिशत लाभ का यही फॉर्मूला है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, बट्टा में हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य लिखना है और प्रतिशत के लिए गुना करना है 100 से। और अगर हम आपसे कहें कि प्रतिशत हानि आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि प्रतिशत हानि के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, हानि बट्टा कॉस्ट प्राइस गुने 100। बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, जनरली हम लोग को यह याद रहता ही है। प्रतिशत हानि के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हानि बट्टा कॉस्ट प्राइस गुना 100। एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बट्टा में हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस ही लिखना है, क्योंकि लाभ और हानि दोनों के लिए जो बेस होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस ही होता है, क्रय मूल्य होता है ना। तो बट्टा में हमेशा क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस ही लिखना है, चाहे तो प्रतिशत लाभ निकालना हो या फिर प्रतिशत हानि निकालना हो। ठीक है, अब आ जाइए इस क्वेश्चन को हम लोग गौर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोला है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। यहाँ पे 18 रुपए नहीं बोला है, बोला है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 18 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं समझिएगा। क्रय मूल्य को हम C से डिनोट करते हैं, क्योंकि C से होता है कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम S से डिनोट करते हैं। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं C रुपए। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना मान लेते हैं, C रुपए मान लेते हैं। तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18 C रुपए हो जाएगा, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य C रुपए, तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य 18 C रुपए। पहले बेसिक से पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, अब आगे देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम S रुपए मान लेते हैं, तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 15 S रुपए होगा। तो यह क्या हुआ आपका, यह है 18 वस्तु का क्रय मूल्य और यह है 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, और दोनों आपस में बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लिए C रुपए और एक वस्तु का विक्रय मूल्य S रुपए, क्योंकि C से होता है कॉस्ट प्राइस, S से होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर C रुपए, तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य 18 C रुपए होगा। और अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य S रुपए, तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 S रुपए होगा। अब यहाँ से आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात निकल जाएगा। यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। कैसे निकलेगा, जो क्रय मूल्य के सामने है, जो C के सामने होगा वह C का वैल्यू होगा, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15, और जो S के सामने होगा वह S का वैल्यू हो जाएगा, तो S का वैल्यू क्या होगा, 18। हमेशा ध्यान रखिएगा जब इस तरीके से डाटा दिया जाए तो जो C के सामने होगा वह C का वैल्यू और जो S के सामने होगा वह S का वैल्यू। जैसे अनुपात में इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से देखें। अगर मान लीजिए 2A बराबर 3B लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप A अनुपात B का मान कैसे निकालोगे, तो A का मान निकालना होगा तो A को ढकेंगे, जो संख्या दिखेगा वह A का मान, और B का मान निकालना होगा तो B को ढकेंगे, जो संख्या दिखेगा वह B का मान। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इन चीज़ों को रेशियो में देखा है ना। तो देखिए A का मान कौन है, जो A के सामने है, मतलब 3। B का मान कौन है, जो B के सामने है। तो उसी तरीके से C का वैल्यू क्या होगा, 15 होगा, और S का वैल्यू क्या होगा, 18 होगा। 18 तो C के गुना में है, तो 18 C का मान नहीं हो सकता है, जो C के बराबर में होगा वह C का मान होगा। अब इतना अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से देख लीजिए प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। देख लीजिए क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका यहाँ पे निकल के सामने आ चुका है, कितना, 15 रुपये। C का वैल्यू मतलब कि क्रय मूल्य 15 रुपये और विक्रय मूल्य 18। तो हमने किसी वस्तु को 15 रुपये में खरीदा और 18 रुपये में बेच दिया। तो 15 में खरीदेंगे, 18 में बेचेंगे, तो निश्चित रूप से हमें क्या होगा, लाभ होगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ कितना का होगा, तो 15 में खरीदे 18 में बेचे हैं, तो 3 का लाभ होगा, कितना के वस्तु पर, 15 के वस्तु पर। तो बट्टा में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लिखना है। प्रतिशत में कितना गुना करेंगे, 100 से, हमारा आंसर यहाँ से बहुत ही आसानी से आ जाएगा। 3 पंचे 15, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, यानी 20% आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का, 20% होगा। अब देखिएगा, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता हो जाए तो फिर प्रतिशत लाभ या हानि कुछ भी निकालना हमारे लिए आसान है। तो डायरेक्ट आप कैसे पता करिएगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। डायरेक्ट अगर हम आपसे कहें
कि इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता करिए। तो देखिएगा होता क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, यहाँ पे क्या बोला है 18 वस्तु का क्रय मूल्य, तो जो क्रय मूल्य था वह कहाँ आ गया विक्रय मूल्य में, यानी उल्टा हो जाता है। तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 18 कहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य में लिखेंगे। 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 15 कहाँ लिखेंगे 15 हम लोग क्रय मूल्य में लिखेंगे। बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकल गया। ऐसा कब करेंगे, जब आपका डाटा वस्तु के रूप में दिया जाए, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में रहे, जब केस वस्तु का हो तो उस केस में उल्टा हो जाता है। जिसके साथ क्रय मूल्य लगा होगा वह विक्रय मूल्य बन जाता है, और जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा रहता है वह क्या बन जाता है क्रय मूल्य बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके साथ क्रय मूल्य लगा है वह क्या बन गया विक्रय मूल्य, और जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा है वह क्या बन गया क्रय मूल्य। तो आप उल्टा लिख ही लीजिएगा जब वस्तु का केस हो। 18 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 18 हमारा, 18 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 18 विक्रय मूल्य हो गया। अब जो बचा वह क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों पता है, तो यहाँ से प्रतिशत लाभ हानि आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में इसको ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेना है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देख लीजिए कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला 15 वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो 15 वस्तु का लागत मूल्य, तो 15 लागत मूल्य है, तो 15 को कहाँ लिखिएगा विक्रय मूल्य में। उल्टा हो जाता है वस्तु के केस में। 15 वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो यह क्रय मूल्य है तो इसको विक्रय मूल्य में लिखिए। 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 12 विक्रय मूल्य है तो इसको कहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य में लिखेंगे। बस थोड़ा सा सावधानी से आपको इतना काम कर लेना है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं लाभ हो रहा है कि हानि। तो देखिए निश्चित रूप से इस सौदे में लाभ होगा, क्योंकि वस्तु को 12 में खरीदा गया 15 में बेचा गया। कितने प्रतिशत का लाभ, तो 3 का लाभ होगा। 12 में खरीदा 15 में बेचा, तो 3 का लाभ। बट्टा में कितना होगा 12, बट्टा में हमेशा कॉस्ट प्राइस, और प्रतिशत के लिए हम गुना करते हैं 100 से। इतना प्रतिशत का लाभ इस सौदे में हो जाएगा, है ना। हमें क्या बताना था, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इतने ही प्रतिशत का लाभ होगा। काटिए, 3 से काटिएगा 3 चौके 12, 4 से काटिएगा 25 चौके 100, यानी इस पूरे सौदे में ना कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे भी उस तरीके से लिख सकते हैं। 15 वस्तु का लागत मूल्य, तो एक वस्तु का लागत मूल्य 80 रुपये, तो 15 वस्तु का लागत मूल्य 1500 रुपये। 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य S, तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 12S। अब यह दोनों आपस में बराबर है। यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात निकालिए। क्रय मूल्य क्या होगा 12 हो जाएगा जो C के सामने होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा जो S के सामने होगा 15। देख लीजिए सेम चीज़ तो आया, C बराबर 12 S बराबर 15। तो जैसे ही वस्तु का केस दे, वस्तु का केस करने का मतलब इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के बराबर, इतने कलम का क्रय मूल्य इतने कलम के विक्रय मूल्य के बराबर, उस केस में आप उल्टा कर लीजिएगा। जिसके साथ क्रय मूल्य लगा रहे उसको विक्रय मूल्य में, और जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा रहे उसको कहाँ लिखना है क्रय मूल्य में। बस आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। तीसरा क्वेश्चन सेम ही है, यहाँ पे आप ट्राई करिए इस मेथड को। हमें क्या पता कर लेना है, बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। और ऐसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो कैसे पता लगता है, तो 40 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 40 लागत मूल्य है यानी क्रय मूल्य है, तो इसको विक्रय मूल्य में लिख दीजिए। बस अब जो आगे बचा है तो विक्रय मूल्य में लिख चुके हैं, तो जो डाटा आगे देगा उसको क्रय मूल्य में लिखेंगे, हो गया। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकल गया। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकल गया तो आप देख के बता सकते हैं कि इस सौदे में भी व्यक्ति को लाभ होगा, क्योंकि क्रय मूल्य 25 रुपये विक्रय मूल्य 40 रुपये। अब यह रुपए के रूप में आ गया, क्रय मूल्य 25 रुपये विक्रय मूल्य कितना 40 रुपये। तो यहाँ से आप बताइए कि सौदे में क्या होगा लाभ की हानि। सर निश्चित रूप से इस सौदे में लाभ होगा, क्योंकि वस्तु को कम में खरीदा गया और ज़्यादा में बेचा गया। तो 25 में खरीदा 40 में बेचा, तो लाभ कितना का 15 का। अच्छा 15 का लाभ कितना के वस्तु पे 25 पे, बट्टा में तो कॉस्ट प्राइस ही लिखना है ना। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। सोल्व करिए आप इसको, 25 से काटिए, 25 चौके 100, 15 चौके 60, यानी 60% का लाभ जो है ना 60% का लाभ आपको हो जाएगा इस पूरे सौदे में। ठीक है, इस पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ होगा 60% का लाभ होगा। चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो रही होंगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है ना, सब प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ना। एक एक क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। नंबर 4 क्वेश्चन बोला है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य यानी कि CP हम मान लेते हैं, तो क्रय मूल्य का जो 60% है, ठीक है भाई, क्रय मूल्य का हम 60% निकाल लिए। क्रय मूल्य का जो 60% है वो विक्रय मूल्य के 50% के बराबर, तो विक्रय मूल्य को हम SP से दर्शाते हैं, तो SP के 50% के बराबर। क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर,
सोल्व करिए। इतना तो आपका रिलेशन दिया है कि क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर। अब देखिए प्रतिशत यहाँ भी है, प्रतिशत यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है। अब आपको यहाँ से बताना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कैसे निकालिएगा? तो क्रय मूल्य कौन होगा? जो क्रय मूल्य के सामने होगा, तो इसके सामने अंक क्या है? 5, तो क्रय मूल्य आपका 5 हो गया। विक्रय मूल्य क्या होगा? जो इसके सामने अंक होगा, इसके सामने कौन सा अंक है? 6, तो विक्रय मूल्य 6 हो गया। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकल गया। क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 6, जो अनुपात आता है वो रुपए के फॉर्म में आता है, यानी 5 रुपया क्रय मूल्य, 6 रुपया विक्रय मूल्य। तो निश्चित रूप से सौदे में क्या होगा? लाभ होगा। बोला है लाभ या हानि प्रतिशत, यानी लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, हानि होगा तो हानि प्रतिशत। तो इस बार क्या हुआ है? लाभ, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। कितना का लाभ होगा? 5 में खरीदा, 6 में बेचा, तो 1 का लाभ बट्टा में कॉस्ट प्राइस यानी कि 5 प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। चलिए क्वेश्चन को अब आप कर लीजिए सोल्व। 5 से काटिए, 20 पंचे 100, यानी 20% का लाभ इस पूरे सौदे में हो जाएगा, है ना। इस पूरे सौदे में कितने % का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी, 20% का लाभ। देख के पता चल रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ होगा, कम रहता विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से, तभी तो हानि होती ना। यहाँ देखिए फिर से रिपीट वही क्वेश्चन। बोला है 15 मेज का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर। अब फटाफट से आप बता सकते हैं यहाँ से क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। बोला क्या है? 15 मेज का क्रय मूल्य, तो 15 कहाँ लिखेंगे? विक्रय मूल्य में लिखेंगे। सर उल्टा हो जाता है। 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर 20 कहाँ लिखेंगे? क्रय मूल्य में लिखेंगे। और अब इस बार आप बताओ कि सौदे में लाभ होगा कि हानि। तो देखो वस्तु को खरीदा कितना में? 20 में, और बेचा कितना में? 15 में। हानि हो जाएगी। ज़्यादा में वस्तु को खरीदा, कम में बेचा तो हानि। कितना का हानि होगा? 5 का हानि होगा, है ना। 20 में खरीदा, 15 में बेचा, 5 का। बट्टा में तो सर कॉस्ट प्राइस ही होगा। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। आंसर आपका आ चुका है। 20 से काटिए, 20 पंचे 100, 5 गुने 5, यानी 25% का ना इस सौदे में क्या होगा? हानि होगा। यानी हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं? प्रतिशत हानि निकाले हैं। पूछा भी था कि प्रतिशत हानि आप बता दीजिए कि क्या होगा, तो हानि कितने % का हो जाएगा? 25% का हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 6, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। 10 संतरों का विक्रय मूल्य, तो आपको क्या बताना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात निकालना है ऐसे क्वेश्चन में हमेशा। तो 10 संतरा का विक्रय मूल्य है, तो 10 कहाँ जाएगा? क्रय मूल्य में आ जाएगा। आगे देख लीजिए 13 संतरा के लागत मूल्य के बराबर, तो 13 कहाँ जाएगा? विक्रय मूल्य में। फिर से इस सौदे में क्या होगा? सर फिर से इस सौदे में ना लाभ ही होगा, क्योंकि वस्तु को कम में खरीदा गया और ज़्यादा में बेचा। कितना का लाभ? 3 का लाभ। 10 में खरीदा, 13 में बेचा, 3 का लाभ। बट्टा में क्रय मूल्य यानी कि 10, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। सोल्व करिए। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल, 10 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा? 30%, यानी इस सौदे में ना 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बस उल्टा कर लेना है, जो क्रय मूल्य होगा उसको विक्रय मूल्य में। तो 10 संतरा का विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में है ना। 10 संतरा, संतरा तो वस्तु ही है। 10 रुपये तो नहीं बोला है, 13 रुपये तो नहीं बोला है। अगर 10 रुपये बोलता विक्रय मूल्य 10 रुपये है तो सीधे विक्रय मूल्य में 10 रुपये डालते, लेकिन बोला है 10 संतरा का विक्रय मूल्य 13 संतरा के लागत मूल्य के बराबर। तो जब हम इसको लिखेंगे 10s बराबर 13c, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होगा? एक्सचेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में देखिए, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। इसमें क्या अनुपात दे रखा है? 5:6 का अनुपात। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में यह अनुपात है तो इस सौदे में तो लाभ ही होगा, क्योंकि देख लीजिए क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो लाभ होगा। कितने % का? तो 1 रुपये का लाभ होगा। बट्टा में क्रय मूल्य यानी कि 5% के लिए गुना करेंगे 100 से, 100 बट्टा 5 यानी 20% हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा था, है ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यहाँ अनुपात दे रखा था, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य उन्हें 100 किए, प्रतिशत लाभ हमारा निकल गया। आगे चलिए अगला नंबर 8 क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बोला है एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 के दर से केला खरीदा और 1 रुपये में 4 के दर से केला बेच दिया। 1 रुपये में कितना केला खरीदा है? 5 केला खरीदा है। देखिए 1 रुपये में 5 केला खरीदा है और 1 रुपये में 4 केला बेच दिया। क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे कह सकते हैं
कि 5 केला का क्रय मूल्य 4 केला के विक्रय मूल्य के बराबर। क्या इस तरीके से इस क्वेश्चन को बोला जा सकता है? 1 रुपए में ही 5 केला खरीदा और 1 रुपए में ही 4 केला बेच दिया, मतलब जितना में 5 केला खरीदा है उतना में 4 केला बेच दिया। तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं ना कि 5 केला का क्रय मूल्य 4 केला के विक्रय मूल्य के बराबर। तो क्वेश्चन फिर से वही हो गया, 5 केला का क्रय मूल्य 4 केला के विक्रय मूल्य के बराबर। 5 केला का क्रय मूल्य तो 5 कहाँ आ जाएगा? विक्रय मूल्य में। 4 केला के विक्रय मूल्य के बराबर तो 4 कहाँ आ जाएगा? क्रय मूल्य में। देखिए तो सेम केस बनेगा ना। 1 रुपए में 5 के दर से केला खरीदा, यानी 5 केला का जो क्रय मूल्य है वह 1 रुपए में 4 के दर से 4 केला के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा तो हम कह सकते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या इतना कहा जा सकता है? फिर से देख लीजिए, 1 रुपया में खरीदा है कितना केला? 5। बेचा है कितना केला? 4। यानी जितना में 5 केला खरीदा उतना में 4 केला बेचा। तो 1 केला का तो क्रय मूल्य नहीं पता है, तो एक केले का क्रय मूल्य 80 रुपए, तो 5 केले का क्रय मूल्य 5 रुपए, और 1 केले का विक्रय मूल्य S रुपए, तो 4 केले का विक्रय मूल्य 4 रुपए, और दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बराबर क्यों होगा? क्योंकि जितना में 5 केला खरीदा है उतना में 4 केला बेचा है। तो C का वैल्यू कितना होगा? 4, और इसका वैल्यू 5, वही आया। अब यहाँ से आपको प्रतिशत लाभ हानि निकालना है तो बहुत ही आसानी से निकाल लीजिए। फिर से इस सौदे में क्या होगा? लाभ ही होगा। कितना का लाभ होगा? 4 में खरीदा, 5 में बेचा, तो 1 का लाभ बट्टा में कॉस्ट प्राइस यानी कि 4, और प्रतिशत के लिए गुना करेंगे हम लोग कितना से? 100% से। सोल्व करिए, 4 से काटिएगा कितना हो जाएगा? 25, यानी 25% का लाभ इस सौदे में हो जाएगा। ठीक है, पुनः कितने % का लाभ होगा? 25% का लाभ होगा। वही कॉन्सेप्ट था, भाषा सिर्फ क्वेश्चन का अलग था, जिसको आपको पकड़ना था। चलिए अगला क्वेश्चन सेम ट्राई करते हैं। रामकली ने कुछ टॉफियाँ 1 रुपए में 2 के दर से खरीदी और 1 रुपए में 5 के दर से बेच ली, है ना। यहाँ पे आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए क्या होगा। 1 रुपए में कितना खरीदी है? 2 खरीदी है, तो 2 टॉफी का क्रय मूल्य 5 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर। 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदी है, तो 1 टॉफी का क्रय मूल्य C रुपए, तो 2 टॉफी का क्रय मूल्य 2C रुपए होगा, और 1 टॉफी का विक्रय मूल्य S रुपए, तो 5 टॉफी का विक्रय मूल्य 5S रुपए, और यह दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि जितना में 2 टॉफी खरीदी है उतना में 5 टॉफी बेची है। तो 2 टॉफी का क्रय मूल्य इतना, 5 टॉफी का विक्रय मूल्य इतना, दोनों आपस में बराबर। दोनों को बराबर क्यों किए हैं? क्योंकि क्या बोला था कि 1 रुपए में 2 खरीदी है, 1 रुपए में 5 बेची है। तो जितना में, हम इसको कह सकते हैं ना कि जितना में 2 खरीदी है उतना में 5 बेची है, यानी 2 टॉफी का क्रय मूल्य 5 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करिए। यहाँ से इस बार तो लग रहा है कि हानि हो जाएगी। देखिए हानि कितना का होगा? वस्तु खरीदा गया कितना में? 5 में, बेचा गया 2 में, तो 3 का हानि। अब 3 रुपए का हानि कितना पे हो रहा है? 5 पे। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। सोल्व करिए क्वेश्चन को, 5 से काटिएगा, 20 पंचे 100, 20 दिया 60%। 60% हमारा आंसर हो जाएगा इस बार, यानी 60% का क्या होगा? इस सौदे में हानि होगी, है ना। 60% का क्या होगा? इस सौदे में हानि होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ध्यान से इसको भी देखिएगा। क्या बोला गया है? 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, तो हम मान लेते हैं कि 1 बॉल पेन का, है ना, 1 पेन का विक्रय मूल्य जो है ना, 1 पेन का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपए हम मान लेते हैं। 1 पेन का विक्रय मूल्य कितना मान लिए? 1 रुपए हम मान लिए, माने हैं इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं से। ठीक है, चलिए हम क्या माने यहाँ पे? 1 कलम का विक्रय मूल्य 1 रुपए। 1 कलम का विक्रय मूल्य कितना मान लिए? 1 रुपए। अब क्वेश्चन में आइए, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, तो 1 कलम का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 1 दर्जन बॉल पेन का विक्रय मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 1 बॉल पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 12 बॉल पेन का विक्रय मूल्य 12 रुपए। 1 दर्जन का मतलब कितना होता है? 12, तो 12 पेन का विक्रय मूल्य कितना? 12 रुपए, क्योंकि 1 पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपए माने हैं। सिंपल सी बात है, जब 1 कलम का विक्रय मूल्य 1 रुपए तो 12 कलम का विक्रय मूल्य 12 रुपए। दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। दुकानदार को लाभ कितना हुआ है? 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 1 बॉल पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपए, मतलब कि 4 रुपए उसको लाभ हुआ है। देखिए तो क्वेश्चन यही था क्या? फिर से देखिए, सिर्फ इतना ही डाटा देखेंगे।
एक बॉल पेन का, एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 12 बॉल पेन बेचने पर, तो 12 बॉल पेन बेचने पे कितना रुपया आएगा, 12 रुपया। तो 12 बॉल पेन का विक्रय मूल्य 12 रुपये। 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 4 बॉल पेन का विक्रय मूल्य 4 रुपये, यानी 12 रुपये में वस्तु को बेचने पर 4 रुपया का लाभ। तो आप एक बात बताइए कि 12 रुपया में 4 रुपया का लाभ हुआ, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य तो 8 रुपया ही होगा, है ना, क्रय मूल्य तो 8 रुपया ही होगा ना। 12 रुपये में 4 रुपये लाभ हो गया, मतलब खरीदा गया हुआ वस्तु को 8 रुपये में ही, तभी तो 12 में बेचेंगे तो 4 का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य पता लग गया। अब बताइए प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो क्रय मूल्य निकल गया है, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ, तो लाभ कितना का हुआ है, 4 का, बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 8, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। सोल्व करिए, 4 दूना 8, 2 से काटिएगा 50, यानी कि इस पूरे सौदे में क्या होना है, 50% का लाभ होना है। बहुत ही ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये माने, तो 12 बॉल पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपये। तो 12 बॉल पेन बेचा है, मतलब 12 रुपये में बेचा होगा। तो 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी 4 रुपया लाभ हुआ। तो 12 में 4 रुपया लाभ, यानी वस्तु को खरीदा होगा मात्र 8 में। तो 8 रुपया, यानी क्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, तो प्रतिशत लाभ तो निकाल ही सकते हैं, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, अब यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया होगा। 5 वस्तु का विक्रय मूल्य, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ से निकल जाएगा, वस्तु के रूप में है। तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 5 कहाँ आएगा, क्रय मूल्य में आएगा। 3 वस्तु के लागत के बराबर, तो 3 कहाँ आ जाएगा, विक्रय मूल्य में आ जाएगा। बोलिए सौदे में क्या होना है, सर सौदे में तो हानि ही होना है। कितना का हानि होगा, तो 5 में खरीदा, 3 में बेचा, 2 की हानि, बट्टा में कॉस्ट प्राइस, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। सोल्व करिए इसको, 5 को काटिएगा, 5 से काटिएगा 100 को, 20, 20 पंचे 100, 20 दूना 40, यानी कि 40% का हानि हो जाएगा इस सौदे में। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 12 बोला है मैंने 120 कॉपियाँ 3 रुपये प्रति कॉपी के दर से खरीदी। 120 कॉपी खरीदा है। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 120 कॉपी खरीदा है और खरीदा कैसे है, 3 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से। इसका मतलब 120 गुना 3, 360 रुपये में वह 120 कॉपी खरीदा होगा। तो पूरे 120 कॉपी का क्रय मूल्य आपका 360 रुपये हो गया। 120 कॉपी खरीदा है 3 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से, तो 120 गुना 3, 360 रुपये। यह तो जनरल क्वेश्चन है आपका। आगे अब देखिए क्या बोला है, बेचा कैसे, उसमें से 1/3 का मतलब खरीदा था कितना कॉपी, 120 कॉपी। तो 120 का 1/3 कितना होगा, 120 का 1/3 निकालिए, 3 से काटिए, 4 तिया 12, 40। 120 का 1/3 हो जाएगा 40। तो 1/3 कहने का मतलब कि 40 कॉपी। 1/3 कहने का मतलब कितना कॉपी होगा, 40 कॉपी। 4 रुपये प्रति कॉपी के दर से बेचा, तो 40 गुना 4 रुपये में बेचा होगा, ठीक है, 1/3 कॉपी। अब आगे उनकी आधी कॉपी, कुल संख्या जितना है उसका आधा, तो कुल संख्या कॉपियों का 120 है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 120 का आधा 60। तो आधी कॉपी 5 रुपया प्रति कॉपी के हिसाब से, तो आधी कॉपी यानी कि 60 कॉपी बेचा है 5 रुपया प्रति कॉपी के हिसाब से। और आगे देखिए अब बोला है और बाकी कितना बचा, 40 और 60, 100 कॉपी बेच लिया। तो 120 में से 100 कॉपी बेच लिया तो बचा कितना, 20 कॉपी। शेष को बेचा है क्रय मूल्य पे। तो खरीदा कैसे था, 3 रुपये प्रति कॉपी, यानी कि शेष को यह 3 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से ही बेच लिया। देखिए सभी 120 कॉपी को यह खरीदा तो है 3 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से, क्रय मूल्य इसका 3 रुपया प्रति कॉपी है, मतलब 360 रुपये में खरीदा, लेकिन बेचा है 3 तरीके से। 1/3 यानी 120 का 1/3 कितना होगा, 40। तो 40 कॉपी यह बेचा है 4 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से, तो 40 गुने 4, 160 रुपया यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आधी, 120 का आधा कितना होगा, 6 दूना 12, 60 होगा। तो आधी कॉपी यानी कि 60 कॉपी यह 5 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से बेचा है, तो 60 गुने 5, 300 रुपये यहाँ से आ जाएगा। अब बचा कितना कॉपी, 120 में से 40 और 60 100 कॉपी बेच लिया, तो मात्र 20 कॉपी बचा। अब जितना कॉपी बाकी है उसके पास, उसको क्रय मूल्य पर ही बेच लिया। क्रय मूल्य क्या था, 3 रुपये प्रति कॉपी, यानी 3 रुपये के हिसाब से ही बेच लिया, तो 20 तिया 60 रुपये। तो कुल विक्रय मूल्य देखिए कितना हो जाएगा, 40 चौके 160 प्लस 60 पंचे 300 प्लस 20 तिया 60, सबको जोड़िए कितना आ जाएगा, 520 रुपये,
यही तो होगा ना, 520 रुपये जो है यह आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 520 रुपये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 360। तो वस्तु को 360 में खरीदा गया, 520 में बेचा गया, तो क्या होना है इस बार भी लाभ होना है। कितने का लाभ होगा सोचिए, कितना ज़्यादा में बेचा है, 160 रुपये ज़्यादा में बेचा है। देखो ना 360 में 160 ऐड करिएगा तो 520, बट्टा में कॉस्ट प्राइस यानी 360 के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। जितने वस्तु का क्रय मूल्य उतने ही वस्तु का विक्रय मूल्य, तो प्रतिशत लाभ हानि आप आराम से निकाल सकते हैं। काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4, 4 9 36, 400/9, 400/9 प्रतिशत है। इसको अगर हम पूर्णांक में ले जाए तो देखिए क्या होगा, 4 9 36, 4 बचेगा 40, 4 9 36, फिर से 4 बच गया, यानी 44.4/9 प्रतिशत का लाभ इस सौदे में हो जाएगा, है ना। इस सौदे में कितना लाभ होगा, 44.4/9, तो मेरा लाभ प्रतिशत यही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही ध्यान से। एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपये प्रति दर्जन, पी रुपये प्रति दर्जन का मतलब है कि पी रुपये में ना 12 वस्तु खरीदा। पी रुपये प्रति, प्रति का मतलब होता है बट्टा, पी रुपये प्रति दर्जन यानी कि पी रुपये में 12 वस्तु खरीदा, और पी बट्टा 8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचा, यानी पी रुपये में 8 वस्तु बेच दिया। अब देखिए पी रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा, यानी पी रुपये में 12 वस्तु खरीदा और पी रुपये में 8 वस्तु बेचा। इसका मतलब 12 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। क्वेश्चन सेम हो गया है ना, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर कह सकते हैं ना। तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 12 कहाँ आ जाएगा सेलिंग प्राइस में, 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 8 कहाँ आ जाएगा कॉस्ट प्राइस में। देख लीजिए मामला तो सेम ही है। एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपये प्रति दर्जन, पी रुपये प्रति दर्जन यानी पी रुपये में 12 वस्तु खरीदा, और पी बट्टा 8 यानी पी रुपये में 8 वस्तु के हिसाब से बेच दिया। तो जितना में 12 खरीदा उतना में 8 बेचा, मतलब 12 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। हम क्या लिख सकते हैं, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 8, विक्रय मूल्य हो जाएगा 12। बस अब यहाँ से प्रतिशत लाभ निकालिए, क्योंकि सौदे में तो लाभ ही होना है। कितना का लाभ होगा, देखिए 8 में खरीदा 12 में बेचा, तो 4 का लाभ, बट्टा में कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 से करेंगे गुना। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो 4 दूना 8 होगा, 2 से काटिएगा 50 होगा, मतलब इस सौदे में ना 50% का लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इस सौदे में कितना लाभ हो जाएगा 50%। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया है, बोला है 20 मेज का क्रय मूल्य। अच्छा, यहाँ वस्तु के रूप में है तो 20 क्या होगा बताओ जरा सा, क्रय मूल्य होगा कि विक्रय मूल्य? सर 20 यहाँ पे ना विक्रय मूल्य होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं 20 मेज का क्रय मूल्य, तो एक मेज का क्रय मूल्य सी रुपये, तो 20 मेज का क्रय मूल्य 20 सी रुपये। एक्स मेज के विक्रय मूल्य के बराबर, तो एक मेज का विक्रय मूल्य एस, तो एक्स मेज का विक्रय मूल्य एक्स एस, यह दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए क्या होगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा x और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। हम लोग को क्या बताना है, बोला अगर इसमें 25% का लाभ हो तो x का मान क्या होगा। मतलब वास्तव में क्वेश्चन में क्या है ना कि विक्रय मूल्य दे रखा है और प्रतिशत लाभ दे रखा है, और इससे क्रय मूल्य पूछा है। तो आप पिछले दिन देखे थे, क्या करना है, यह आपका विक्रय मूल्य है और इस विक्रय मूल्य में क्या है, इस विक्रय मूल्य में क्या है 25% का लाभ, मतलब कि यह 125% का मान है। हमें बताना है क्रय मूल्य यानी 100% का मान, तो हम कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे। वही मेथड आपको यूज यहाँ पे करना है। 25 से काटिए, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 4 चौके 16, यानी 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा। एक कितने वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, x वस्तु बोला था है ना, x ही तो क्रय मूल्य है ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 16 होगा। पुनः समझिएगा इसको, आप पुनः समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 मेज का क्रय मूल्य, तो 20 जो है 20 मेज का क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य जो है वह वस्तु के रूप में दिया है, तो वस्तु के रूप में दिया है, इसका मतलब कि यह विक्रय मूल्य हो गया। अब बोला है x मेज के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब x क्या होगा क्रय मूल्य होगा, उल्टा हो जाता है। तो x का मान पूछा है, मतलब हम लोगों से क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है। 20 मेज का क्रय मूल्य यानी 20 विक्रय मूल्य हो जाएगा, वस्तु के केस में उल्टा हो जाता है। तो विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य दिया और क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है, और इस विक्रय मूल्य में 25% का लाभ होता है, इसका मतलब कि यह 125% का मान है।
क्रैमूल कितना, यानी 100% का मान कितना, गुना करेंगे 100 से, सोल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाता है आपका 16 आ जाता है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा 16 हो जाएगा। वस्तु के रूप में रहने पर उल्टा काम कर देना है, विक्रैमूल पता है, क्रैमूल निकालना है, आप होल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। विक्रैमूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रैमूल, वह कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।